नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार विश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु नर्सिंग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नॉरसेट वैक्सीनेशन साइट पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक इस्तकबाल है। क्या बात है, सभी लोग जुड़ चुके हैं। पंकज जी ने हमारे साथ में हैं, मनोज जैन है, वीना कचोरा, अमृतपाल कौर, रिमी गौतम, डिंपल कुमारी जी, जुगल पचोरी, पाई एम भी हमारे साथ है, रिमी गौतम, सुनील अलवारिया जी एसएमएस नर्सिंग कॉलेज से स्वागत है बेटा जी आपका। कोमल शर्मा जी है, दिनेश सिंह रावत जी है। चलिए, राम जी की सेना आ चुकी है, दिनेश सिंह रावत सर बोल रहे हैं। पूनम कुमारी है, भगेश कुमारी है, परवीन कड़वा, सुमन टेलर, दैत्य भक्त बोलेका, मनोज जैन और काफी लोग बिहार सीएचओ का एग्जाम देने के लिए गए थे। होप्स होगी आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा और बहुत ही जल्दी सफलता आपके कदम चूमे, ऐसी दुआ है भैया जी। ओके डियर, चलिएगा, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश जारी है। दीपक शर्मा जी, नीतू कुमारी, गुरमीत कौर, सुनील माहित, शिवा शुक्ला, स्नेह राजा, अंजना चौधरी, राजू लाल जहाजी, परवीन कड़वा जी, बिल्कुल प्रणाम सर आपको भी। के एस बरोथ है, सुराना जी, प्रीतम कुमार जीएनए, योगेश पाल, शिवा शुक्ला, सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रसीता प्रसाद वापस हमारे साथ में है, शेखावत साहब है, के स्टीवर्ट है, कृष्ण कुमार चौधरी, अनिल कंडेला, सभी का हार्दिक स्वागत है डियर, सभी का वेलकम है बहुत ज्यादा। चलेगा, नीतू साक्या भी है, पूजा सोकरवाल, कृष्ण कुमार चौधरी साहब हैं। चलिएगा बेटा जी, नमस्कार बेटा, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं और देखिएगा, गुरु नर्सिंग एकेडमी ने प्रॉमिस किया था कि भैया 5 स्टार लॉन्च किए जाएंगे आप लोगों के लिए। फर्स्ट स्टार लॉन्च हो चुका है, एमएसएन ओलंपियाड। पहला स्टार था एमएसएन ओलंपियाड जो लॉन्च हो चुका है, और अब आपके सामने सेकंड स्टार की बारी है जो आज रात 9 बजे देख लीजिएगा भैया, आज रात 9 बजे। और थोड़ा सा मेहरबानी कीजिएगा कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा, उन सभी को बुलावा दीजिएगा। आज रात 9 बजे एक जबरदस्त चीज, बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत ही जबरदस्त सेशन, एक बहुत ही जबरदस्त चीज आप लोगों के लिए लॉन्च की जाएगी। तो आज रात 9 बजे जरूर बुलाएं अपने साथी लोगों को सेकंड स्टार के लिए। चलिए बेटा जी, स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। नॉरसेट वैक्सीन फर्स्ट, जिसमें एनक्लेक्स आयरन सॉन्डर बुक को सॉल्व करवाया जा रहा है। एपिसोड नंबर 23 है आज का। नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन चल रहे थे, कल की क्लास में हमने देखा था। आज बहुत टाइम बाद लाइव क्लास ले रहे हैं अमृतपाल कौल। चलिए बेटा जी, स्वागत है। भैरूनाथ से नमस्कार है सर, पेपर ही निकाल दो एम्स का, राजूलाल जी कह रहे हैं। चलिएगा भैया जी, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि सबसे पहले उसकी आखिरी लाइन पे फोकस किया जाए। लास्ट लाइन क्या कहती है देखिएगा, विच एक्शन बाय द नर्सिंग स्टूडेंट इंडिकेट्स ए नीड फॉर फर्दर टीचिंग। क्या वर्ड छुपा हुआ है, फर्दर टीचिंग छुपा हुआ है। कौन सी चीज ये बताती है कि और ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट का मामला हो गया। फर्दर टीचिंग यानी रॉन्ग स्टेटमेंट। द नर्स इज मॉनिटरिंग ए नर्सिंग स्टूडेंट, एक नर्स एक नर्सिंग स्टूडेंट को मॉनिटर कर रही है। हु इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड हु हैज सस्टेन्ड ए हेड इंजरी। एक बच्चा है, एक चाइल्ड है भैया जी, और चाइल्ड को क्या हो गई है, हेड इंजरी हो गई है। बच्चे को हेड इंजरी है, तो बताइए कौन सा एक्शन नर्सिंग स्टूडेंट सही नहीं कर रहा है, उसको और फर्दर एजुकेशन देने की जरूरत है। 4 ऑप्शन आपके सामने है कि उस बच्चे को जो हेड इंजरी का पेशेंट है उसको क्या किया जाए, फोर्सफुल फ्लूइड दिया जाए, जबरदस्ती फ्लूइड दिए जाए उस बच्चे को, उस बच्चे पे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया जाए, उस बच्चे को सिटिंग पोजीशन में रखा जाए, और उस बच्चे को जितना पॉसिबल हो अवेक रखा जाए, उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अवेक रखा जाए, सोने कम दिया जाए। जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। नॉरसेट बहुत वैकेंसी लेके आ रहा है, नो टेंशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं के स्टीवर्ट, नॉरसेट जबरदस्त लेके आएगा। स्क्रीन क्लियर नहीं है सर, प्लीज चेक इट आउट। ठाकुर मीनाक्षी बेटा, यहां तो स्क्रीन क्लियर है, आप थोड़ा नेटवर्क चेक कीजिएगा। स्क्रीन यहां क्लियर है बेटा जी, चलेगा। स्नेहा राजा ए बोल रहे हैं, मनोहर कुमारी ए बोल रहे हैं। ओके डियर, ठाकुर मीनाक्षी जी का जवाब सी है। जेके राजपूत जी कह रहे हैं कि ए होगा, चलेगा। ए सी पारसमल जी कह रहे हैं कि सी होगा। बच्चे को सिटिंग पोजीशन में नहीं रखना है बेटा जी। पूछा क्या है, फर्दर टीचिंग पूछा है, और फर्दर टीचिंग का मतलब होता है रॉन्ग स्टेटमेंट या रॉन्ग एक्शन। कौन सा एक्शन रॉन्ग है जिसको करेक्ट करने की जरूरत है। इसका मतलब 3 सही बात है, 1 गलत बात है। आपको उस रॉन्ग एक्शन को छांटना है। फर्दर टीचिंग का मतलब यह होता है। रॉन्ग एक्शन कौन सा है, ए है, बी है, सी है, या क्या जवाब होगा। चलेगा, वेरी गुड। दिनेश सिंह रावत कह रहे हैं कि सी होगा, सुनील महिच भी कह रहे हैं कि सी होगा। डियर हियर वी गो, देखिएगा, एक छोटे बच्चे की बात हो रही है, एक चाइल्ड की बात हो रही है, बिल्कुल एक चाइल्ड की बात हो रही है। तो गौर से सुनिएगा
कभी भी राइट आंसर होगा फोर्सिंग फ्लूइड। राइट आंसर इज फोर्सिंग फ्लूइड। कभी भी फ्लूइड को फोर्सफुली नहीं देना है, कभी भी फ्लूइड को क्या नहीं करना है, फोर्सफुली नहीं देना है। क्यों? क्योंकि बच्चे को क्या हो रही है, हेड इंजरी हो रही है, और हेड इंजरी का मतलब क्या होगा, इंक्रीज्ड आईसीपी। हेड इंजरी का मतलब होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर का बढ़ जाना, आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा। जब भी हेड इंजरी बढ़ेगा तो आईसीपी बढ़ेगा, और आईसीपी के केस में फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, फ्लूइड को याद रखिएगा डिक्रीज किया जाता है, अमाउंट को, फ्लूइड के अमाउंट को डिक्रीज कर दिया जाता है। डिक्रीज फ्लूइड कितने 100 ml, अरे 1200 ml पर डे के हिसाब से फ्लूइड दिया जाता है। एडल्ट की बात की जाए तो 1200 ml पर डे के हिसाब से ही फ्लूइड दिया जाता है, फ्लूइड को डिक्रीज कर दिया जाता है। तो फोर्सफुल फ्लूइड मतलब देना, फ्लूइड को बढ़ा देना। फोर्सफुल फ्लूइड का मतलब होता है फ्लूइड को बढ़ा देना। बिल्कुल नहीं भैया, फ्लूइड को नहीं बढ़ाया जाएगा, फ्लूइड को नहीं बढ़ाया जाएगा, फोर्सफुल फ्लूइड नहीं दिया जाएगा। सो द राइट आंसर इज ए। आगे देखिएगा, बाकी सही है तो क्यों है, जब भी इंक्रीज आईसीपी का केस होता है आपको न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना ही करना पड़ता है। शुरुआत में हर 15 मिनट पे किया जाएगा, लेटर ऑन आपको 30 मिनट्स पे किया जाएगा, और उसके बाद हर 2 घंटे पे किया जाएगा। ये सीक्वेंस होता है। इनिशियली पहले शुरुआत के 2 घंटों में हर 15 मिनट करना है, उसके बाद अगले 2 घंटों में आपको 30 मिनट्स पे करना है, और उसके बाद नेक्स्ट 24 आवर्स तक आपको हर 2 घंटों पे करना है। दिस इज द हायरार्की ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट इन ए केस ऑफ हेड इंजरी और इंक्रीज आईसीपी। नोट कर लीजिएगा, इनिशियली 2 आवर्स एवरी 15 मिनट्स, नेक्स्ट 2 आवर्स एवरी 13 मिनट्स, एंड नेक्स्ट 24 आवर्स एवरी 2 आवर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना होता है डियर। चलिएगा, बिल्कुल जब भी कोई हेड इंजरी का क्वेश्चन आए, बार बार रिपीट कर रहा हूं, whenever there is a question of head injury you should solve it as a increase ICP। आपको increase ICP मान के सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल भैया जी, हेड एंड एलिवेटेड होना चाहिए। जब भी बात की जाएगी कौन सी पोजीशन दी जाएगी, हेड एंड एलिवेटेड पोजीशन दी जाएगी। हेड को एलिवेटेड रखा जाएगा, उससे क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम हो जाएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम हो जाएगा हेड को एलिवेट करने से। कैसे, ड्रेनेज ज्यादा होगा फ्लूइड का, कम सप्लाई होगी, ग्रेविटी की वजह से ब्लड ऊपर ब्रेन में कम जाएगा, कम ब्लड जाएगा, ड्रेनेज ज्यादा होगा, ग्रेविटी की वजह से ब्रेन की तरफ फ्लूइड कम जाएगा, ड्रेनेज बहुत ज्यादा होगा, उसकी वजह से जो बढ़ा हुआ इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसलिए हेड एंड एलिवेटेड पोजीशन देनी ही देनी है भैया जी, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना ही करना है। ये क्यों पूछा कि सर बच्चे को ज्यादातर समय जगा के क्यों रखते हैं, बच्चे को ज्यादा समय तक अवेक क्यों रखते हैं। देखिएगा डियर, एक सभी चीज आप जानते हैं, एक कंसेप्ट आप सभी जानते हैं कि अगर इंक्रीज आईसीपी का केस है, अगर इंक्रीज आईसीपी का केस है तो कैसे पता चलेगा आपको, उसका इंक्रीज आईसीपी के सिम्टम्स क्या आएंगे, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। बिल्कुल सही कहा, सबसे पहले फीचर्स आएंगे अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पता कैसे चलेगा, अगर बच्चा सो गया है, नींद में है, अगर बच्चा स्लीप में है तो आप अल्टर्ड एलओसी का पता नहीं लगा सकते। अल्टर्ड एलओसी का पता लगाना है तो बच्चे को क्या रखना पड़ेगा, अवेक रखना पड़ेगा, जागता हुआ रखना पड़ेगा। इसलिए अवेक रखते हैं बेटा जी, हमेशा याद रखेगा कि सर अवेक क्यों रखते हैं। अवेक रखने का कारण 2000 ml नहीं देंगे भैया, 2000 ml से कम देंगे, 1200 ml एडल्ट को दिया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 6 से 8 ब्लॉक के लगभग उठा के रखा जाएगा। सीएसएफ ड्रेनेज नहीं होगा भैया, यहां इंक्रीज आईसीपी का केस है वंदना कपूर बेटा, यहां सीएसएफ नहीं होगा। सर आईओसी को प्रिवेंट है, बिल्कुल चलिएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। देखिएगा पेशेंट में अल्टर्ड एलओसी, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का पता लगाने के लिए, अगर सो गया तो पता नहीं चलेगा, इसलिए अवेक किया जाता है, रोकने के लिए नहीं। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को डिटेक्ट करने के लिए पेशेंट को अवेक रखा जाता है, सोने नहीं दिया जाता। चलिए, तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि बच्चे को अवेक रखना है जब भी हेड इंजरी का बच्चा है, हेड एंड को एलिवेटेड पोजीशन में रखना है, हर फ्रीक्वेंसी से न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना है। अच्छा, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, फटाफट जवाब दीजिएगा। What is the drug of choice for increase ICP, increase इंट्राओकुलर प्रेशर की ड्रग ऑफ चॉइस बताइएगा। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर की, इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस एज एनाल्जेसिक क्या होगी। 2 क्वेश्चन आ गए कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी एंड ड्रग ऑफ चॉइस एज एनाल्जेसिक क्या होगी, 2 अलग अलग क्वेश्चन है।
व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस एंड व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस एज एनाल्जेसिक? कुशाल सिंह जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, फुरुसेमाइड नहीं होगी लोकेश शर्मा जी, द ड्रग ऑफ चॉइस इज मैनिटोल, मैनिटोल होगी भैया जी, ड्रग ऑफ चॉइस मैनिटोल होगी। इसे सेंट्रल डायूरेटिक बोला जाता है, सेंट्रल डायूरेटिक। भैया जो सेंट्रल ऑर्गन है आपका, ब्रेन वगैरह, स्पाइनल कोड है, इनमें अगर एडिमा है उसको दूर करने के लिए सेंट्रल डायूरेटिक दिए जाते हैं। और सेंट्रल डायूरेटिक फ्रूसेमाइड नहीं होता, लेसिक्स नहीं होता, सेंट्रल डायूरेटिक मैनिटोल होता है। मैनिटोल दिया जा सकता है, और मैनिटोल के साथ साथ मैनिटोल ऑप्शन में ना हो तो क्या दे सकते हैं? अरे आप ग्लिसरीन दे सकते हैं। जी हाँ, ग्लिसरीन दिया जा सकता है, ग्लिसरीन दिया जा सकता है, मैनिटोल दिया जा सकता है। और इसकी वजह से ऑस्मोसिस का सिद्धांत काम करता है, ऑस्मोटिक थ्योरी काम करती है, ऑस्मोसिस का सिद्धांत काम करता है कि ये ब्रेन होगा, ये फ्लूइड होगा, और फ्लूइड ब्लड फ्लूइड होगा। इसमें कौन मौजूद है? इसमें बेटा जी मैनिटोल मौजूद है, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। ऑस्मोसिस में फ्लूइड जाता है कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ, यानी टिश्यूज में से निकल के इस मैनिटोल के पास आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, और फिर यूरिन में बाहर चला जाएगा। ओस्मोसिस के सिद्धांत पे काम करता है, इसलिए ओस्मोटिक डायूरेटिक भी कहलाता है। ड्रग ऑफ चॉइस इज मैनिटोल। अगर ऑप्शन में पूछ ले कि कौन सी दवाई काम में लेंगे, मैनिटोल ना हो तो ग्लिसरीन को काम में ले लेना है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भैया जी फटाफट जवाब दीजिएगा कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस एज एनाल्जेसिक? एनाल्जेसिक के तौर पे ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी? दर्द को दूर करने के लिए कौन सी दवाई काम में ली जाएगी? पैथिडीन। जवाब आया कि सर पैथिडीन काम में लेंगे। पैथिडीन इज ए ट्रेड नेम फॉर मेपेरिडीन। मेपेरिडीन काम में नहीं लेंगे भैया जी। अंजना चौधरी बेटा मेपेरिडीन काम में नहीं ली जाएगी। फटाफट क्वेश्चन का इसका जवाब दीजिए, ये तो हो गया, इसका जवाब दीजिएगा भैया, तब मजा आएगा। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस एज एनाल्जेसिक? इसका जवाब आने दीजिएगा। यही तो वो नया क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। और बिल्कुल टेक्निकल टीम से रमेश भाई जी को हैप्पी बर्थडे। क्या बात है सर, रमेश सर हमारी टेक्निकल टीम के जो हेड हैं, रमेश सर, रमेश पूनिया सर, उन सभी को गुरु नरसिंह एकेडमी की तरफ से तहे दिल से जन्मदिन की बारंबार शुभकामनाएं। वो हमेशा खुश रहें, शतायु हो और बहुत समृद्धि हासिल करें, ऐसी दुआएं हैं हमारी तरफ से। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जी, फेंटिनिल फेंटिनिल चलिएगा। प्रोपोफोल डियर, द राइट आंसर इज प्रोपोफोल, द राइट आंसर इज प्रोपोफोल। प्रोपोफोल दी जाएगी, क्यों दी जाएगी इसका कंसेप्ट भी सुन लीजिएगा कि प्रोपोफोल क्यों दी जाएगी, इसका कंसेप्ट भी सुनिएगा डियर। प्रोपोफोल क्यों दी जाएगी, देखिएगा क्या होता है भैया जी। आप जब मोरफिन देंगे, आप मोरफिन देंगे, ट्रेमेडोल देंगे, मेपेरिडीन, पैथिडीन देंगे, वो क्या करती है? रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस करती है, रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस कर देगी और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा। और अगर हाइपोक्सिया हो गया तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा, आईसीपी और ज्यादा बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। इसलिए वो कोई भी एनाल्जेसिक नहीं दे सकते जो रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस करता हो। प्रोपोफोल रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस नहीं करता, इसीलिए इसे O2 स्पेयरिंग एनाल्जेसिक कहा जाता है। दिस इज नोन एज O2 स्पेयरिंग एनाल्जेसिक। ये एक एनेस्थेटिक का काम करता है और ये एक O2 स्पेयरिंग एनाल्जेसिक है। O2 को परेशान नहीं करता, रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस नहीं करता। हैप्पी बर्थडे राम सर। शाहरुख जिलानी कह रहे भैया मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है, रमेश सर का हैप्पी बर्थडे। चलेगा, रोज रोज दाल बाटी चूरमा मिले ऐसी दुआई की जा रही है आपके लिएगा, चलेगा। बिल्कुल पैरालाइटिक एजेंट है, बिल्कुल सही कहा, कोई तकलीफ नहीं है। दिनेश सिंह राव जी अगर हायर डोज हो जाती है तो पैरालाइटिक कर सकता है, बिल्कुल एनेस्थेटिक एजेंट है, चलेगा डियर, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा, O2 स्पेयरिंग एनाल्जेसिक दिए जाएंगे और वो कौन होगा? वो प्रोपोफोल होगा। अच्छा, दर्द क्यों होता है? दर्द कौन सी स्ट्रक्चर के कंप्रेस होने की वजह से होगा? इंक्रीज आईसीपी में पेन हेडेक क्यों होता है? इंक्रीज आईसीपी में हेडेक होता है क्यों? फटाफट बोलिएगा, कौन सी चीज के कंप्रेस होने की वजह से हेडेक होगा? अगर ये किसी की खोपड़िया है, अगर ये किसी की खोपड़िया है भैया जी, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज होगी जिसकी, और इसमें इंक्रीज आईसीपी का केस है, बताइए कौन सी स्ट्रक्चर कंप्रेस हो रही है जिसकी वजह से पेशेंट को हेडेक हो रहा है? जवाब आने दीजिएगा। ब्रेन टिश्यू के कंप्रेस होने से होगा, न्यूरॉन न्यूरोग्लिया किसके कंप्रेस होने से? जवाब आने दीजिएगा। पूजा टोपो जी ने की तरफ से हैप्पी बर्थडे रमेश सर, बिल्कुल सीडेशन मेडिस, यस सर। सचिन जी ने फटाफट बताइएगा कौन सी स्ट्रक्चर के कंप्रेस होने से हेडेक होगा? ड्यूरामेटर इरिटेट होगी तो हेडेक होगा, सोनू बाबा जी ऐसे कह रहे हैं।
अच्छा, मनोज जैन जी कह रहे हैं 2019 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। चलिएगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। मेनिंजेस जवाब आया है, न्यूरॉन आया है, मेनिंजेस आया है, मीडियल सेरिब्रल आर्टरी बोला जा रहा है शायद कुलदीप सिंह जी की तरफ से, पाया मेटर, ड्यूरामेटर। कुलदीप सिंह जी कुछ पास चले गए, याद रखिएगा बेटा जी, जितनी भी मेनिंजेस होती हैं, जितने भी न्यूरॉन होते हैं, न्यूरोग्लिया होती है, किसी में भी पेन रिसेप्टर नहीं होते, याद रखना। दर्द किसकी वजह से होता है? ब्लड वेसल की वजह से। अरे ब्लड वेसल, हमारी क्रेनियल कैविटी में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, अगर वो ब्लड वेसल्स कंप्रेस होगी, ब्लड वेसल्स की दीवार में पेन रिसेप्टर होते हैं और ब्लड वेसल्स के कंप्रेस होने से दर्द होता है। भैया जी, यहां खोपड़ी में होने वाला दर्द, खोपड़ी में होने वाला दर्द ना न्यूरॉन के कंप्रेशन से होता है, ना न्यूरोग्लिया के कंप्रेशन से होता है, ना मेनिंजेस के कंप्रेशन से होता है। दिस इज ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। हमेशा याद रखना, क्रेनियल ब्लड वेसल्स कंप्रेस होगी तभी दर्द होगा। न्यूरॉन में दर्द नहीं होता, बचीड़ बुला दो। न्यूरोग्लिया में नहीं होता, मेनिंजेस में नहीं होता। ब्लड वेसल डैमेज होगी तो दर्द होगा, ये कंसेप्ट क्लियर करके रखिएगा। बिल्कुल, वेंट्रिकल्स वगैरह के किसी के डिप्रेशन से नहीं होता, केवल ब्लड वेसल्स में पेन रिसेप्टर पाए जाते हैं यहाँ पे, बाकी किसी में पेन रिसेप्टर नहीं है, ये याद रखना। चलेगा बेटा जी, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्लियर हो गया। दूसरा, इंक्रीज आईसीपी के केस में याद रखिएगा क्या नहीं करना है। इंक्रीज आईसीपी के केस में क्या चीजें अवॉइड करनी है, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है। अरे वल्सेलवा नहीं लगवाना है, पेशेंट वल्सेलवा नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। पेशेंट को कफिंग से अवॉइड किया जाता है, कफिंग को अवॉइड करना चाहिए, वल्सेलवा को अवॉइड करनी चाहिए। अरे कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, लो फाइब्रस डाइट अवॉइड की जाएगी, वेट लिफ्टिंग अवॉइड करनी है, वेट लिफ्टिंग अवॉइड करनी होती है भैया जी, याद रखेगा। पेशेंट को किसी प्रकार का इरिटेशन नहीं होना चाहिए, ब्राइट लाइट को अवॉइड किया जाएगा, ब्राइट लाइट को अवॉइड किया जाएगा, नॉइज को अवॉइड किया जाएगा, ना शोरगुल होना चाहिए, ना तेज रोशनी होनी चाहिए, ना वल्सेलवा लगना चाहिए, ना कफिंग, ना लो फाइब्रस डाइट, ना वेट लिफ्टिंग, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए बेटा जी। चलेगा, सुपर सर जिंदाबाद, थैंक यू विक्रम एकबाल बेटा। काम एनवायरमेंट देना है, सुपाइन पोजीशन नहीं देनी बेटा। पंकज जी ने सुपाइन पोजीशन नहीं देनी है, हेड एंड एलिवेटेड पोजीशन देनी होती है, सुपाइन पोजीशन नहीं देनी होती। बिल्कुल, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हुआ, एनडीआरडी कह रहे हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, याद रखना। तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी होती है। कूल काम एनवायरमेंट, डीप कफिंग को अवॉइड करना होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हेड को मूवमेंट नहीं करना होता, अवॉइड हेड मूवमेंट, रैपिड हेड मूवमेंट अवॉइड करना होता है। कभी भी रैपिड हेड मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए, अवॉइड रैपिड हेड मूवमेंट। हेड को स्टेबल रखना होता है, जहां तक है रैपिड हेड मूवमेंट अवॉइड करना होता है। चलेगा बेटा जी, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। सबसे पहले वही कहा कि क्वेश्चन को रीड आउट कीजिएगा। लास्ट लाइन क्या कह रही है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ एक्यूट हेड इंजरी। एक्यूट हेड इंजरी यानी अभी भी हेड इंजरी हुई है, एक एक्यूट हेड इंजरी का पेशेंट है। विच न्यूरोलॉजिकल साइन शुड द नर्स केयरफुली असेस एज द प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस का प्राइमरी इंडिकेटर। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट दी गई है, इसलिए समझने की जरूरत है। पहली चीज तो देखिए, हेड इंजरी का क्रोनिक केस नहीं है, एक्यूट केस है। इसका मतलब अभी अभी भजीड़ बोला है, उसके बाद आपको उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करना है। तो प्राइमरी इंडिकेटर कौन होगा, प्राइमरी का मतलब होता है बेटा जी इनिशियल, शुरुआती, और क्लियर कर दूं तो होता है अर्ली, और क्लियर कर दूं तो होता है फर्स्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहले साइन सिम्टम क्या होंगे, अर्ली साइन सिम्टम क्या होंगे, इनिशियल साइन सिम्टम क्या होंगे, किसके, हेड इंजरी के। ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा जी, इजी हो गया अब आपके लिए क्वेश्चन। ये रहे चारों ऑप्शंस कि सबसे पहले भैया वाइटल साइन में चेंजेस आ जाएंगे, मोटर फंक्शंस एबनॉर्मल हो जाएंगे, सेंसरी फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएंगे, या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एबनॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन लिख रहे हैं, एक्सट्रीमिटी मूवमेंट लिख रहे हैं, बिल्कुल भैया जी चलेगा, वेरी गुड। एलओसी कंफ्यूजन रेस्टलेस, अल्टर्ड एलओसी और वोमिटिंग, बिल्कुल सही चलेगा भैया जी। राइट आंसर आ गया आप सभी की तरफ से। द राइट आंसर इज डी। राइट आंसर डी होगा कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में अल्टरेशन, ये सबसे पहला सिम्टम होता है। वाइटल साइन ये सारे कैसे चेंजेस आते हैं, दीज आर लेट सिम्टम्स, ये सारे लेट इंडिकेशंस होते हैं, ये सारे लेट इंडिकेशंस होते हैं।
आप सभी जानते हैं वाइटल साइन में कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, कुशिंग ट्राइंगल डेवलप हो जाएगा, हमने डिस्कस किया था। मोटर फंक्शन में डिस्कस किया था क्या हो जाएगा भैया जी, कार राइडिंग हो जाएगी, अरे कार ड्राइविंग पोस्चर आ जाएगी, बाइक राइडिंग या बाइक राइडिंग पोस्चर आ जाएगी। ये सारी चीजें हमने पोजीशंस डिस्कस कर ली थी। और सेंसरी फंक्शन में क्या हो जाएगा, हेमी एनेस्थीसिया वगैरह हो जाएगा, पैरालिसिस वगैरह हो जाएगा, रिफ्लेक्स एबनॉर्मल हो जाएंगे। ये सारे चेंजेस लेट चेंजेस होते हैं और अर्लीस्ट चेंजेस होता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर ये भी इसमें भी 4 ऑप्शन मिल जाएं, अगर आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएं, 5वां लिखा है आपके सामने कंफ्यूजन, 6 ऑप्शन लिखा जाए आपके सामने अनकॉन्शियसनेस, 7th कॉन्शियस लिखा है आपके सामने स्टूपर, तो फटाफट जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। कंफ्यूजन, अनकॉन्शियसनेस और स्टूपर में से आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल। राज सिस्टम का पटेल बोल जाता है बिल्कुल का पेशेंट में कंफ्यूजन इज द अर्लीस्ट। भैया लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की भी अलग अलग स्टेजेस होती है, उनमें सबसे पहली होती है रेस्टलेसनेस या कंफ्यूजन, ये अर्लीस्ट होती है। इसके बाद डिसओरिएंटेशन होता है, स्टूपर होता है, अनकॉन्शियसनेस। सबसे डीप स्टेज क्या होती है, कोमा होती है। द लास्ट याद रखेगा, डीपेस्ट स्टेज ऑफ अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। डीपेस्ट स्टेज कौन सी होती है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की। तो आपका जवाब आएगा दैट इज कोमा, वो कोमा होगी भैया, अल्टर्ड डीपेस्ट लेवल। अगला क्वेश्चन, जब भी कोमा होता है या अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है तो सबसे पहले फर्स्ट सेंस अल्टर्ड, सबसे पहला कौन सा सेंस गायब हो जाएगा, या सबसे लास्ट में कौन सा गायब होगा। फर्स्ट से पहले बेहतर है कि आप लास्ट लिखे, सबसे लास्ट में कौन सा सेंस अल्टर्ड होता है बताइएगा, जवाब दीजिएगा। एक पेशेंट कोमा में जा रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है, तो सबसे पहले सबसे लास्ट में कौन सा सेंस जाएगा। सबसे लास्ट में विजन जाएगा, सबसे लास्ट में स्मेल जाएगी, सबसे लास्ट में हियरिंग जाएगी या टच जाएगा, कौन सा जाएगा। सेकंड स्टार आज रात 9 बजे खुलेगा बेटा जी। सर जी नॉर्सेड वैक्सीन की सभी क्लास को एग्जाम तक डिलीट मत करना, सुमेर सैनी कह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा भैया, फटाफट देखते रहे पीछे वाली क्लासों को। हियरिंग होगा भैया, हियरिंग, बिल्कुल सही कहा, राइट आंसर इज हियरिंग। हियरिंग सबसे लास्ट में लॉस होता है और सबसे पहले लौट के आता है जब पेशेंट वापिस कॉन्शियसनेस होता है। जब पेशेंट वापिस कॉन्शियसनेस की अवस्था में आता है तो गायब होते समय सबसे लास्ट में होता है और आते समय सबसे पहले आता है। ये कंसेप्ट याद कीजिएगा। चलिएगा डियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जब भी पूछा जाए, ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हियर वी गो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन थे हेड इंजरी के, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करा के चले गए हमारे। बिल्कुल प्यूपिल फर्स्ट नहीं होता, जुगल पचोरी बेटा, प्यूपिल भी लेट साइन होते हैं, प्यूपिल फर्स्ट साइन नहीं होते, प्यूपिल लेट साइन होते हैं। आपने प्यूपिल का जिक्र किया तो मैं प्यूपिल के चेंजेस भी बता दूं कि प्यूपिलरी चेंजेस भी होते हैं। देयर आर प्यूपिलरी चेंजेस इन हेड इंजरी, बहुत सारे प्यूपिलरी चेंजेस भी होते हैं भैया जी हेड इंजरी के केस में, वो भी देखेगा। प्यूपिलरी अर्ली नहीं होते। ये है हमारा सेरिब्रम, ये है हमारा सेरिबेलम और ये है हमारा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में ये है हमारा मिड ब्रेन और इस मिड ब्रेन की ऊपर वाली सरफेस से, इस मिड ब्रेन की ऊपर वाली सरफेस से कौन निकलता है भैया जी, इसकी ऊपर वाली सरफेस से निकलती है ओकुलोमोटर नर्व। ओकुलोमोटर नर्व क्रेनियल नर्व नंबर 3, ओकुलोमोटर नर्व निकलती है भैया जी इसकी अपर सरफेस पे। अगर हेड इंजरी हुई तो सेरिब्रम में हर्निएशन हुआ, इंक्रीज आईसीपी, यहां इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे मैटर नीचे आएगा और फिर मिड ब्रेन होगा। तो ये लेटर अवस्था में प्यूपिलरी चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं बेटा जी देखिएगा। यूनिलेटरल प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर एक ही साइड के प्यूपिलरी चेंजेस आ रहे हैं इसका मतलब एक साइड की क्रेनियल नर्व डैमेज हो गई है। अगर बाइलेटरल, अगर दोनों साइड के आ रहे हैं इसका मतलब दोनों साइड की क्रेनियल नर्व एबनॉर्मल हो गई है और या फिर मिड ब्रेन का बचीट बोल गया है, या फिर मिड ब्रेन का बचीट बोल गया बेटा जी, याद रखिएगा। क्लियर है। अगर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पा रही, परमानेंट डायलेट ही पड़ी है, यूनिलेटरल प्यूपिलरी डायलेशन, एक साइड की प्यूपिल का डायलेट होना, ये बताता है किसमें डैमेज है, क्रेनियल नर्व नंबर 3 में डैमेज है, एक में।
वन क्रेनियल नर्व नंबर थर्ड डैमेज हो गई है। अगर दोनों साइड का प्यूपिलरी डायलेशन है, इसका मतलब मिड ब्रेन डैमेज हो गया है, और बोले तो दोनों क्रेनियल नर्व नंबर थर्ड डैमेज हो गई है। ये कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, चलेगा। पिन पॉइंट प्यूपिल बेटा, पिन पॉइंट प्यूपिल पॉन्स की वजह से होती है। अगर एक पोन्टाइन हेमरेज हो, अगर पॉन्स में हेमरेज हो डियर, याद रखेगा मिड ब्रेन के साथ नीचे वाला हिस्सा हो गया पॉन्स। अगर पॉन्स में हेमरेज होता है तो पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलती है। पिन पॉइंट यानी जो डायलेट नहीं हो रही, पिन पॉइंट प्यूपिल जो डायलेट नहीं हो रही। मिड ब्रेन टूटेगा तो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी, पॉन्स टूटेगा तो डायलेट नहीं होगी। पोन्टाइन हेमरेज में पिन पॉइंट प्यूपिल होती है। और किसमें होती है भैया जी? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में। जैसे कि आप खेतों में काम करते हैं, पेस्टिसाइड एल्ड्रिन वगैरह काम में ले रहे हैं, जो खेतों में पेस्टिसाइड काम में आते हैं एल्ड्रिन वगैरह, उन्हीं को ऑर्गेनोफॉस्फोरस एजेंट कहा जाता है। तो एल्ड्रिन वगैरह खेतों में काम में ली जाने वाली पेस्टिसाइड की पॉइजनिंग से, एल्कोहल की ओवरडोज होने से, एल्कोहल इंटॉक्सिफिकेशन की वजह से चलेगा। ऑप्टिक कियाज्मा भी बाइलेटरल, बिल्कुल सही कहा भैया जी, इनकी वजह से पिन पॉइंट होता है, पोन्टाइन की हेमरेज की वजह से, बिल्कुल सही जा रहे हैं, चलेगा। वेरी गुड भैया। तो कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, ये सारे यूनिलेटरल प्यूपिलरी डायलेशन एक से, बाइलेटरल प्यूपिलरी डायलेशन दोनों से। और अगर दोनों साइड की प्यूपिलरी डायलेट हो गई है, इसका मतलब मिड ब्रेन टूट गया है। और कभी भी मामला मिड ब्रेन से नीचे कहां जाएगा? पोन्स में जाएगा। और पोन्स से कहां चला जाएगा? मेडुला ओब्लांगेटा में, जिसमें क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है। अगर मिड ब्रेन का बचीड़ बोल गया है, इसका मतलब किसी भी समय मेडुला का भी बचीड़ बोल सकता है, रेस्पिरेटरी सेंटर डैमेज हो सकता है, और ब्रीथिंग रुक जाएगी, बंदे की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसका मतलब मौत नजदीक है। मिड ब्रेन का डैमेज होना इंडिकेट करता है कि मौत नजदीक है। इसीलिए इसे कौन सा साइन बोला जाता है? इसे ओमिनस साइन बोला जाता है। बाइलेटरल प्यूपिलरी डायलेशन को, बाइलेटरल प्यूपिलरी डायलेशन को बेटा जी क्या बोला जाता है? बाइलेटरल प्यूपिलरी डायलेशन को ओमिनस साइन बोला जाता है। ओमिनस का मतलब होता है डेंजर साइन। ओमिनस साइन का मतलब होता है डेंजर साइन, ऐसा साइन जो बता रहा है कि मौत नजदीक है। बिल्कुल। मॉर्फिन में भी पिन पॉइंट होती है, किसी भी, अगर मॉर्फिन बात की जाए या अल्कोहल बात की जाए, इनकी इंटॉक्सिफिकेशन ओवरडोज की वजह से भी क्या हो सकता है भैया जी? इनकी वजह से पिन पॉइंट प्यूपिल होती है। और बाइलेटरल प्यूपिलरी डायलेशन इट इज ए ओमिनस साइन, डेंजर साइन, जो इंडिकेट करता है कि यमराज दरवाजा खटखटा रहा है, किसी भी समय भैंसे पे बिठा के लेके चला जाएगा भैया जी। ओके डियर, चलेगा, शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने दिखेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने? अगले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं भैया जी। क्वेश्चन को रीड आउट कीजिएगा। द नर्स इज मॉनिटरिंग द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ ए क्लाइंट। एक क्लाइंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक किया जा रहा है विथ डिमेंशिया। जो कौन सी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है? डिमेंशिया से सफर कर रहा है। एंड असेसिंग द क्लाइंट्स लिम्बिक सिस्टम। बस आंसर यही छुपा हुआ है। क्लाइंट के कौन से सिस्टम को असेस किया जा रहा है? लिम्बिक सिस्टम को असेस किया जा रहा है। विच आइटम शुड द नर्स असेस? Which item should the nurse assess to yield the best information about the area of functioning? लिम्बिक सिस्टम की फंक्शनिंग को पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? लिम्बिक सिस्टम का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? पेशेंट के जजमेंट को चेक करके पता लगा सकते हैं, इमोशन से पता लगा सकते हैं, कॉशियसनेस से पता लगा सकते हैं, या आई मूवमेंट से पता लगा सकते हैं। फटाफट जवाब दीजिएगा, क्या बात है, वेरी गुड। चलिएगा, जवाब आने दीजिएगा। किसके ट्रीटमेंट की पूछ रहे थे भैया? कुशाल सिंह जी। कह रहे हैं किरकार्डियन रिदम का। किरकार्डियन रिदम के लिए लिम्बिक सिस्टम हल्का जिम्मेदार होता है, ज्यादा नहीं होता है। बिल्कुल सही का भैया, राइट आंसर आ गया सभी का। लिम्बिक सिस्टम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? राइट आंसर इज इमोशंस के लिए जिम्मेदार होता है। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर बी होगा बेटा जी। देखिएगा, पहले लिम्बिक सिस्टम के बारे में हल्का सा क्लियर कर दूं। लिम्बिक सिस्टम, ये रहा सेरिब्रम, यहां सेरिबेलम और यहां ब्रेन स्टेम होता है, सभी को पता है। अगर मैं इस सेरिब्रम को थोड़ा सा साइड में ले जाऊं, अगर सेरिब्रम को दिखाने के लिए साइड में ले जाऊं और फिर इस सेरिब्रम को पलट दूं, अगर इस सेरिब्रम को पलट दूं भैया, इसकी नीचे वाली सरफेस को दिखा दूं,
इसकी नीचे वाली सरफेस को दिखा दूं, इसकी नीचे वाली सरफेस के नीचे छुपा होता है, यहां नीचे की तरफ छुपा होता है लिम्बिक सिस्टम। इसमें यहां की तरफ क्या छुपा हुआ होगा? लिम्बिक सिस्टम छुपा हुआ होगा। लिम्बिक सिस्टम एक्चुअली क्या होता है बेटा जी? देखिएगा, अरे ये छोटा सा घर है, छोटी सी ढाणी है जो बहुत सारे छोटे छोटे घरों से मिलकर बनी है। एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, ऐसे खूब सारे छोटे छोटे ग्रे मैटर के बने हुए न्यूक्लियाई पाई जाते हैं। ग्रे मैटर के बने हुए छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं बेटा जी। ग्रे मैटर के बने हुए ने वो ग्रे मैटर के न्यूक्लियस यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं सेरिब्रम के नीचे और उन्हें लिम्बिक सिस्टम बोला जाता है। ये प्राइमरीली किसके लिए, कौन कौन से होते हैं देखिएगा इसमें। पहला जो ये घर होता है ये किसका होता है? ये घर होता है अमिगडाला का। दिस इज ए होम ऑफ अमिगडाला। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रे मैटर के न्यूक्लियाई होते हैं। एक होता है अमिगडाला, और अमिगडाला का काम होता है किसको कंट्रोल करना? इमोशंस के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना। जी हाँ, प्यार, मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा, जलन, जेलसी, इन सब को कौन कंट्रोल करता है? दीज आर कंट्रोल्ड बाई इमोशंस। इमोशंस को कंट्रोल कौन करता है? अमिगडाला करता है, जो किसका पार्ट है? जो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। इसीलिए इसे इमोशनल ब्रेन कहा जाता है। क्वेश्चन आता है बार बार, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज नोन एज इमोशनल ब्रेन या इमोशनल एपरेटस? तो लिम्बिक सिस्टम को कहा जाता है। पहली ढाणी के बारे में समझ में आ गया। दूसरा घर देखेगा, दूसरा वाला ये जो है इसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। और हिप्पोकैम्पस का काम क्या होता है? आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को कौन सी मेमोरी में कन्वर्ट करना? लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना किसका काम होता है? ये काम होता है हिप्पोकैम्पस का, जो भी किसका पार्ट होता है? लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। चलेगा, बिल्कुल लिम्बिक सिस्टम का। सर ये वही है जो देवदास बना देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सोनू बाबा जी, याद रखेगा। बिल्कुल अमिगडाला वही शख्स है, अमिगडाला वही शख्स है जिसके नाराज होने से इंसान देवदास बन जाता है, पारों को याद करता है, दारू पीता है और उदास हो जाता है। अमिगडाला बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और नया देवदास बोले तो कबीर सिंह बना देता है। बिल्कुल सही जा रहे भैया जी, चलेगा। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम किसका होगा? हिप्पोकैम्पस का होगा। इसी के साथ देखिएगा भैया जी, यहां पे एक ओल फैक्ट्री बल्ब और पाया जाता है। एक ये जो है, ये कौन है भैया? ये ओल फैक्ट्री बल्ब है। ओल फैक्ट्री बल्ब है, ओल फैक्ट्री बल्ब है। एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये हमारा सेरिब्रम हो गया। अगर हमारी आईज से, अगर हमारी आंखों से कोई मैसेज जाता है तो आंखों से पहले हमारा मैसेज किसके पास में जाएगा? थैलेमस के पास में जाएगा, और फिर थैलेमस से हमारे सेरिब्रम में जाएगा। अगर हमारे नोज से कोई मैसेज जाता है भैया जी, याद रखना, या हमारी ईयर से कोई मैसेज जाता है तो ईयर से पहले थैलेमस में जाएगा और फिर वहां से सेरिब्रम में जाएगा। अगर हमारी स्किन से कोई मैसेज जाता है तो स्किन से पहले थैलेमस में जाएगा और फिर ब्रेन में जाएगा। लेकिन लफड़ा देखिएगा, अगर हमारे नोज से कोई मैसेज आता है, तो नोज वाला मैसेज कभी भी थैलेमस में नहीं जाता, वो सीधा ओल फैक्ट्री बल्ब में जाता है और फिर वहां से सेरिब्रम में घुस जाता है। क्वेश्चन आता है कि थैलेमस किसके रिले का काम नहीं करता? कौन सा मैसेज थैलेमस में नहीं आता? कान से पहले जानकारी थैलेमस में आती है, फिर सेरिब्रम में घुसती है। स्किन से जानकारी थैलेमस में आती है, फिर सेरिब्रम में घुसती है। आई से मैसेज पहले थैलेमस में आता है, फिर ब्रेन में घुसता है, सेरिबेलम में घुसता है, सॉरी सेरिब्रम में। लेकिन नोज की जानकारी थैलेमस में नहीं जाती, डायरेक्ट ओल फैक्ट्री बल्ब में चली जाती है और वहां से कहां चली जाती है? सेरिब्रम में चली जाती है। अमिगडाला कोई इंसान नहीं है भैया, अमिगडाला कोई इंसान नहीं, हमेशा याद रखिएगा। चलेगा, ये कंसेप्ट याद रखेगा कि नोज, अगर थैलेमस डैमेज हो गया तो सारे सेंसरी फंक्शन खत्म हो जाएंगे। कौन सा खत्म नहीं होगा? नोज खत्म नहीं होगा। क्या स्मेल का फंक्शन खत्म नहीं होगा? क्योंकि स्मेल ओल फैक्ट्री बल्ब में जाती है, थैलेमस में नहीं जाती। तो ओल फैक्ट्री बल्ब का फंक्शन भी समझ में आ गया होगा होप्सो आपको। ओल फैक्ट्री बल्ब का फंक्शन क्या होता है भैया जी? इसका फंक्शन होता है स्मेल को रिले करना, स्मेल को कैच करना और फिर ऊपर सेरिब्रम में भेजना। कंसेप्ट याद रखेगा। ये सबसे पुराना पार्ट होता है बेटा जी, ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन ओल फैक्ट्री बल्ब होता है। आज हमारा ब्रेन जैसा है, आज से 1000 साल पहले वैसा नहीं था।
आज से 1000 साल पहले हमारा ब्रेन ऐसा नहीं था, हमारे ब्रेन में कुछ अलग टाइप का ब्रेन हुआ करता था, लेकिन तब भी कौन मौजूद था? तब भी ओल्फैक्टरी बल्ब ऐसा का ऐसा ही मौजूद था। आज से लाखों साल पहले हमारा ब्रेन ऐसा नहीं था, इंसान का ब्रेन ऐसा नहीं था, लेकिन तब भी कौन था? तब भी हमारा ओल्फैक्टरी बल्ब ऐसा का ऐसा था। तब भी ओल्फैक्टरी बल्ब था, 1000 साल पहले भी था, 10,000 साल पहले भी था, आज भी है। तो जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, ओल्फैक्टरी बल्ब तेरा नाम रहेगा। यानी ब्रेन का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट, सबसे बूढ़ा हिस्सा, सबसे बूढ़ा पार्ट कौन सा होता है ब्रेन का? ओल्फैक्टरी बल्ब होता है बेटा जी, हमेशा याद रखिएगा। चलेगा डियर, आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन की तरफ मूव कर देते हैं। चलेगा, लिम्बिक सिस्टम का लेना देना किससे है? इमोशन से। जजमेंट कौन डिसाइड करता है? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब। कॉशियसनेस का काम किसका होता है? रेटिकुलिन एक्टिवेटिंग सिस्टम का। और आई मूवमेंट किसका काम होता है भैया जी? 4 देखिएगा, एक होती है आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 3, एक होती है आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 4 और एक होती है क्रेनियल नर्व नंबर 6। इन 3 क्रेनियल नर्व का काम होता है किसको मूव करना? आई का मूवमेंट करना। चलेगा बेटा जी, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहां अगर लिम्बिक सिस्टम की जगह फ्रंटल लोब आता तो जजमेंट आ जाता, अगर यहाँ पे रास होता तो कॉशियसनेस होती, और अगर यहाँ क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4 एंड 6 होती तो आपका जवाब होता आई मूवमेंट्स। ओके डियर, हमेशा याद रखिएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलेगा, क्वेश्चन भी आ गया है बहुत इजी तरीके से। द नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ एन इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म। इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म का केस है। देखिएगा, हल्का सा इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म के बारे में बता दूं, उसके बाद आगे क्वेश्चन पे मूव करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है भैया जी? कल की क्लास में आपको बताया गया था कि ये अगर क्रेनियम है, ये बोन है, दिस इज क्रेनियल बोन्स। अगर ये क्रोनियल बोन है, यहां है आपकी कौन? यहां है हमारी ड्यूरा मैटर, बिल्कुल सही कहा। इसके नीचे कौन है? इसके नीचे है अरेक्नोइड मैटर, और उसके नीचे कौन है? उसके नीचे है हमारी पाया मैटर, दिस इज पाया मैटर, डेप DAP। यहां होने वाली ब्लीडिंग को, इस जगह होने वाली ब्लीडिंग को किस नाम से जाना जाता है? अगर यहां ब्लीडिंग होगी तो उसे बोला जाता है, ड्यूरा के ऊपर है इसलिए एपिड्यूरल, उसे एपिड्यूरल हेमरेज बोला जाता है। अगर यहां ब्लीडिंग होगी तो क्या बोला जाएगा? उसे सब ड्यूरल बोला जाएगा, सब ड्यूरल। और अगर ब्लीडिंग इस स्पेस में हुई है, सब अरेक्नोइड स्पेस में, उसे सब अरेक्नोइड ब्लीडिंग बोला जाएगा, सब अरेक्नोइड ब्लीडिंग बोला जाएगा बेटा जी। और सब अरेक्नोइड ब्लीडिंग का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सब अरेक्नोइड ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कोज होता है रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म। सब अरेक्नोइड हेमरेज का सबसे बड़ा कारण होता है रप्चर ऑफ सेरिब्रल एन्यूरिज्म, सेरिब्रल एन्यूरिज्म का फट जाना, सेरिब्रल एन्यूरिज्म का रप्चर हो जाना इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ए सब अरेक्नोइड हेमरेज। एन्यूरिज्म के फटने से सब अरेक्नोइड हेमरेज होती है, क्योंकि यही वो जगह है जिसमें ब्लड वेसल्स इधर से इधर तैरती है। ब्लड वेसल्स कौन सी लेयर में इधर से इधर भागती है? तो ब्लड वेसल सब अरेक्नोइड स्पेस में इधर से उधर भागती है। तो ब्लड वेसल एक जगह से फूल जाएगी, अगर ब्लड वेसल एक जगह से फूल जाएगी तो क्या हो जाएगा? एन्यूरिज्म हो जाएगा। और वही एन्यूरिज्म अगर रप्चर हो गया तो कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगी? तो सब अरेक्नोइड हेमरेज हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। कोई सा भी हेमरेज हो, हेड इंजरी का तो टाइप है ही है, तो क्या हो जाएगा? इंट्राक्रेनियल। इसमें भी इंट्राक्रेनियल बढ़ता है, इसमें भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, इसमें भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। किसी भी टाइप की ब्लीडिंग हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है बेटा जी, हमेशा याद रखिएगा। चलेगा, क्वेश्चन आता है कि कौन सी आर्टरी में सबसे ज्यादा होता है? तो आपको जवाब देना है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इज द मोस्ट कॉमन साइट। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इज द मोस्ट कॉमन साइट। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी मोस्ट कॉमन साइट होती है किसकी? सेरिब्रल एन्यूरिज्म की। ये देखिएगा, अगर ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है और इसमें सेरिब्रल एन्यूरिज्म हो गया तो ऐसे फूल जाएगा, अरे एक छोटे से बेरी के आकार का हो जाएगा। छोटा सा फ्रूट होता है बेरी, बेरी के आकार का हो जाएगा। इसलिए इस एन्यूरिज्म को कौन सा एन्यूरिज्म बोला जाता है? बेरीज एन्यूरिज्म बोला जाता है। ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, केवल एक फ्रूट का नाम होता है।
एन्यूरिज्म की शेप बेरी जैसी होती है, इसलिए बेरीज एन्यूरिज्म बोला जाता है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा बिल्कुल। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एससीए के डैमेज होने से याद रखिएगा उसमें होता है सबसे कॉमन, और उसका नाम क्या होता है? बेरीज एन्यूरिज्म। और बेरीज एन्यूरिज्म से क्या हो जाएगा? फट गई तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म था बेरीज एन्यूरिज्म, और बेरीज एन्यूरिज्म रप्चर हो गया मान लीजिएगा, और रप्चर होने से क्या होगा? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। सबसे पहले सेरिब्रम का बढ़ेगा, उसके बाद किस पे प्रेशर पड़ेगा? मिड ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा, और मिड ब्रेन पे प्रेशर बढ़ने का मतलब है कौन सी क्रेनियल नर्व कंप्रेस होगी? क्रेनियल नर्व नंबर 3 कंप्रेस होगी, और क्वेश्चन वहां से लिया गया है। ये रप्चर होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, मिड ब्रेन कंप्रेस होगा, और क्रेनियल नर्व 3 कंप्रेस हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? The nurse interprets that which observation is related to the dysfunction of cranial nerve number 3 oculomotor nerve। नाम से पता चल रहा है ओक्यूलो यानी आई, और मोटर यानी मूवमेंट। आई के मूवमेंट से रिलेटेड फंक्शन बंद हो जाएंगे। फटाफट बताइए ओक्यूलोमोटर नर्व कौन सा काम नहीं करेगी? अगर डैमेज होगी तो कौन सा काम बंद हो जाएगा? बिल्कुल भैया, सेक्युलर शेप होती है उसे बेरीज एन्यूरिज्म बोला जाता है। ऑल फैक्ट्री नर्व का फंक्शन नहीं होता भैया आईज को करना। ऑल फैक्ट्री का काम स्मेल होता है। ए, माइल्ड ड्राउजीनेस हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी नींद आने लग जाएगी। बी, टोसिस ऑफ लेफ्ट आईलिड, लेफ्ट आईलिड लेफ्ट पलक का टोसिस हो जाएगी, वो एलिवेट नहीं होगी, गिरी भी पड़ी रहेगी। डिमिनिश मेंटल एक्यूटी, मेंटल फंक्शंस एबनॉर्मल हो जाएंगे, और लेस फ्रीक्वेंटली स्पॉन्टेनियस स्पीच, बंदा फटाफट नहीं बोल पाएगा, रुक रुक के बोल पाएगा। जवाब आने दीजिएगा। बिल्कुल सही है भैया, टोसिस ऑफ आईलिड। ओक्यूलोमोटर का काम क्या होता है? आई के मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं ओक्यूलोमोटर नर्व के फंक्शन। तो राइट आंसर इज बी, टोसिस ऑफ लेफ्ट आईलिड, पलकों का ऊपर नहीं उठना। अच्छा ये बताइएगा कि ये किसकी वजह से होगा? माइल्ड ड्राउजीनेस कब होगी? जब रास सिस्टम अफेक्टेड होगा। जब रास सिस्टम अफेक्टेड होगा तो ड्राउजीनेस हो जाएगी। मेंटल एक्टिविटी कब हो जाएगी? जब फ्रंटल लोब का बजीड़ बोल जाएगा। फ्रंटल लोब का बजीड़ बोल जाएगा तो इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस हुआ, कंसंट्रेशन हुआ, ये सारी चीजें बेटा जी जजमेंट को, इंटेलिजेंस को, कंसंट्रेशन को, अटेंशन को, सोशल बिहेवियर को, आपकी पर्सनालिटी को, क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, ये सब कुछ फ्रंटल लोब असेस करता है। तो फ्रंटल लोब के डैमेज होने से ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और लेस फ्रीक्वेंट स्पॉन्टेनियस स्पीच, इसका मतलब कौन सा हो गया है? ब्रोकाज एरिया डैमेज हो गया है। ब्रोकाज एरिया डैमेज हो गया है। ब्रोकाज एरिया जो स्पीच के लिए जिम्मेदार होता है, इसे मोटर स्पीच एरिया भी बोलते हैं। ब्रोकाज एरिया को बोला जाता है मोटर स्पीच एरिया, जो आपकी स्पीच के लिए जिम्मेदार है, स्पीच के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। बोलने के लिए जो भी मूवमेंट होते हैं वो सब कुछ कौन करवाता है? ब्रोकाज एरिया कराता है। एरिया नंबर 44-45 करवाता है। तो इसके डैमेज होने से पेशेंट क्या हो करेगा? लेस फ्रीक्वेंटली स्पॉन्टेनियस स्पीच हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाएगी। इसे याद रखेगा, इसे नॉन फ्रीक्वेंट एफेजिया कहते हैं। इसकी वजह से डैमेज होने वाले को क्या कहा जाता है बेटा जी? नॉन फ्रीक्वेंट एफेजिया कहा जाता है। नॉन फ्रीक्वेंट एफेजिया। क्लियर है? ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलेगा बिल्कुल। फ्रंटल लोब में पाया जाता है, वो भी लेफ्ट साइड में। ब्रोका एरिया बेटा जी हमेशा याद रखना, ब्रोका एरिया दो नहीं होते, ब्रोका एरिया एक ही होता है। एक लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। केवल लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के फ्रंटल लोब में पाया जाता है। लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के फ्रंटल लोब में पाया जाता है ब्रोका एरिया, एरिया नंबर 44-45। इसी प्रकार एक वर्निकेज एरिया होता है, जो बोली गई बातों को समझने का काम करता है, लिखी गई चीजों को समझने का काम करता है। वो भी केवल लेफ्ट साइड में पाया जाता है, वो भी केवल लेफ्ट साइड में पाया जाता है। और वो इसका आधा होता है बेटा जी, वो 22 पे होता है, वो 22 नंबरी होता है। अब बात किसकी आ गई? ओकुलोमोटर नर्व की। ओकुलोमोटर नर्व कौन कौन सी नर्व को कंट्रोल करती है देखिएगा, फटाफट एक कंसेप्ट को क्लियर कर दीजिएगा। बेटा जी मैं आपके सामने आई मसल्स क्लियर कर देता हूं कि आई मसल्स, आई बोल मसल्स कौन कौन सी होती है। फटाफट रैपिडली एक चार्ट बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आई बोल मसल्स दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्सटर्नल आई बोल मसल्स,
और एक होती है इंटरनल आईबॉल्स मसल। एक्सटर्नल आईबॉल मसल्स में कौन कौन सी होती है देखिएगा, एक्सटर्नल होती है एक तो आपकी दो ओब्लिक होती है, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, इसके अलावा सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, इसके अलावा आपकी मीडियल रेक्टस, और उसके पास साथ पाई जाती है लेटरल रेक्टस। ये बेटा जी कौन सी होती है, एक्सटर्नल होती है। इसके अलावा पलकों को ऊपर उठाने वाली लीवेटर पाल्पेब्री, लीवेटर पाल्पेब्री, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आईलिड्स को ऊपर कौन उठाता है, लीवेटर पाल्पेब्री उठाता है बेटा जी, पलकों को ऊपर उठाने का काम। इतनी सारी मसल्स याद रखेगा, दो तो ओब्लिक हो गई, चार रेक्टस हो गई, एक लीवेटर पाल्पेब्री होगी। आई के अंदर की बात की जाए तो याद रखेगा प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट करवाने वाली प्यूपिल डायलेटर, प्यूपिल डायलेटर जो प्यूपिल को डायलेट करती है भैया जी, कौन सी, रेडियल मसल्स पाई जाती है, रेडियल मसल्स। एक होती है जो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, कौन सी मसल होती है, सर्कुलर मसल होती है, सर्कुलर मसल। और एक होती है बेटा जी जो सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स जो अकोमोडेशन का काम करती है। जब आप अचानक दूर से पास की चीज देखते हैं तो आंखों में होने वाले चेंजेस को कौन करवाती है, अब देखिएगा ओक्यूलोमोटर किस किस को कंट्रोल करती है, ओक्यूलोमोटर सभी आई मसल्स को कंट्रोल नहीं करती, ओक्यूलोमोटर किस किस को करती है देखिएगा। एक टर्म होती है बेटा जी SO4, SO4 सुपीरियर ओब्लिक, सुपीरियर ओब्लिक जो एक्सटर्नल ओब्लिक लिखा है इसे सुपीरियर ओब्लिक कर लीजिएगा, इसे इंफीरियर ओब्लिक कर दीजिएगा। सुपीरियर ओब्लिक को कौन कंट्रोल करती है, चौथी क्रेनियल नर्व करती है, सुपीरियर ओब्लिक को कंट्रोल करती है फोर्थ क्रेनियल नर्व। LR6 लेटरल रेक्टस को कौन करती है, 6 करती है, LR6 बेटा जी छठी करती है या एब्डुसेंस करती है। अब बाकी देखिएगा कौन कौन सी को ओक्यूलोमोटर करेगी, जिसपे मैं ओ लिख रहा हूं इसको ओक्यूलोमोटर करेगी, इसको ओक्यूलोमोटर, इसको ओक्यूलोमोटर, इसको ओक्यूलोमोटर, इसको ओक्यूलोमोटर, और इसके साथ सर्कुलर को ओक्यूलोमोटर और सीलियरी को ओक्यूलोमोटर। इसको ओक्यूलोमोटर नहीं करती, इसको ओक्यूलोमोटर नहीं करती, और इसको ओक्यूलोमोटर नहीं करती। केवल 3 मसल्स ऐसी है जिनको ओक्यूलोमोटर नहीं करती, उसके अलावा सभी को करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, SO4, SO4, LR6, ऑल 3 ऐसा बोल सकते हैं, रिमेनिंग ऑल 3 सिस्टम होता है। SO4 सुपीरियर ओब्लिक को फोर्थ वाली क्रेनियल नर्व करती है, LR6 लेटरल रेक्टस को छठी करती है, और बाकी सभी को 3, ऑल रेस्ट 3, बाकी जो बचेगी उनको कौन करेगी, तीसरी यानी हमारी ओक्यूलोमोटर करेगी। तो पलकों को एलिवेट करना लीवेटर पाल्पेब्री का काम है, और ये भी ओक्यूलोमोटर करती है, चलेगा बिल्कुल। लीवेटर एनआई क्या होती है भैया जी, लीवेटर एनआई मसल्स वो मसल्स होती है जो पेल्विक फ्लोर का निर्माण करती है। लीवेटर एनआई पेल्विक फ्लोर का निर्माण करती है बेटा जी। प्यूबोकोक्सिजियल मसल शामिल होती है उसके अंदर, और साथ ही साथ इस्चियोकोक्सिजियल मसल शामिल होती है। प्यूबोकोक्सिजियल होगी और इलियोकोक्सिजियल वगैरह शामिल होगी उसमें। इस्चियोकोक्सिजियल साइड में चली गई, चलेगा। लीवेटर एनआई में 2 मसल आती है, इलियोकोक्सिजियल एंड प्यूबोकोक्सिजियल, इस्चियोकोक्सिजियल नहीं आती। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया था, चलेगा। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, मेरे दिमाग में क्वेश्चन घूम गया है यहां इस मॉनिटर को देख के कि पलकों को एलिवेट करने का काम, पलकों को उठाने का काम कौन करती है, ओक्यूलोमोटर करती है। तो आईलिड क्लोजिंग का काम कौन सी नर्व करती है, आईलिड्स क्लोजिंग का काम कौन करती है, फटाफट बोलेगा। आईलिड क्लोजिंग का काम कौन सी नर्व करेगी, पलकों को बंद करवाने का काम कौन सी नर्व करेगी, फटाफट बोलेगा। आईलिड्स को क्लोज कौन करवाएगी, चलिएगा फटाफट बोलिएगा। आईलिड को क्लोज कौन करेगी डियर, जवाब आने दीजिएगा। वेटिंग वेटिंग वेटिंग। थैंक यू NERD। थैंक यू नीतू कंबोज, बेटा सारे करवाएंगे, 2.5 महीने में हो जाएगी, चिंता ना करें, चलेगा बिल्कुल। बचीड़ बोल जाएगा। क्रेनियल नर्व नंबर 3 ओक्यूलोमोटर ट्राइजेमिनल नहीं भैया, यही कंसेप्ट समझना होता है। आईलिड ओपनिंग नहीं बोली, आईलिड क्लोजिंग बोली है, और ये काम होता है फेशियल नर्व का। फेशियल नर्व क्रेनियल नर्व नंबर 7 का भैया जी। पलकों को बंद करना, अरे आंखों को बंद करना। मसल कौन सी होती है, मसल कौन सी होती है तो सुन लीजिएगा, ऑर्बिकुलेरिस ओरिस, ऑर्बिकुलेरिस ओक्यूलाई,
ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल होती है जो पलकों को बंद करती है, ये मसल होती है और मसल को ऑर्डर देती है फेशियल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 7। और याद रखेगा आईलिड एलिवेशन कौन करती है, पलकों को उठाती कौन है, आईलिड्स को एलिवेट कौन करती है, ओपन कौन करती है, तो जवाब आएगा लिवेटर पाल्पेब्री मसल करती है। और लिवेटर पाल्पेब्री को ऑर्डर कौन देती है, क्रेनियल नर्व नंबर 3 ओक्यूलो मोटर नर्व देती है। ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद कीजिएगा बेटा जी, चलेगा। अगर फेशियल नर्व प्रभावित होगी तो क्या होगा, फेशियल नर्व प्रभावित हो जाएगी तो पलकें पूरी तरह बंद नहीं होगी, आंखें पूरी तरह बंद नहीं होगी, याद रखेगा। अगर इस फेशियल नर्व पाल्सी होगी, बेल्स पाल्सी होगी तो आंखें पूरी तरह बंद नहीं होगी और ओक्यूलोमोटर खराब होगी तो पलकें पूरी तरह उठेगी नहीं तो पड़ी रहेगी, गिरे रहेगी, यानी क्या हो जाएगा, टोसिस हो जाएगा। टोसिस ओक्यूलोमोटर के डैमेज होने से होता है, फेशियल के डैमेज होने से टोसिस नहीं होता। टोसिस ओक्यूलोमोटर, टोसिस ऑफ आईलिड्स ओक्यूलोमोटर से होगा, फेशियल से नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, बिल्कुल पूजा सगरवाल भैया। इसी तरह तो कंसेप्ट बचीड़ बुलाते हैं। पलकों को खोलना किसका काम, ओक्यूलोमोटर का काम। पलकों को बंद करना किसका काम, फेशियल का काम। ये कंसेप्ट कीजिएगा बेटा जी, चलेगा, क्या बात है, वेरी गुड। ऑर्बिकुलरिस आई क्लोज करती है, बिल्कुल सही जा रहे भैया। अरे थोड़े दिनों पहले एक गाना भी तो चला था कि आंख मारे वो टें 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 आंख मारे, ऐसा करके गाना भी चला था भैया। वो आंख मारने वाला वो कौन सी मसल है, वो ये वाली मसल है ऑर्बिकुलरिस ओर्कुलाई और फेशियल नर्व। जिसका भैया, जिसकी फेशियल नर्व का पैल्सी हो गया वो तो गया काम से, उस पे गाना सूट ही नहीं हो सकता। ओके डियर, चलेगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, बिल्कुल। और एक गाना और भी तो होता है, अखियों से गोली मारे, अखियों से गोली बोल रहे, वो भी यहीं से भैया, वो भी कौन सी करती है, वो भी ऑर्बिकुलरिस ओरिस करती है, फेशियल नर्व करती है। चलेगा, वेरी गुड। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ गए भैया जी इसके सामने, आपके सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है बेल्स पाल्सी का। थैंक यू राहुल सिंह चौहान भैया जी, थैंक यू। क्वेश्चन कहां से आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेल्स पाल्सी का नाम लिया, बेल्स पाल्सी हाजिर हो गई है। बेल्स पाल्सी क्या कह रही है, देखिएगा, ए क्लाइंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद बेल्स पाल्सी। और बेल्स पाल्सी का मतलब होता है फेशियल नर्व का पैरालाइसिस, फेशियल नर्व का पैरालाइसिस। और फेशियल नर्व कौन सी क्रेनियल नर्व होती है, क्रेनियल नर्व नंबर 7 का पैरालाइसिस क्या कहलाता है, तो जवाब आएगा दैट इज नोन एज बेल्स पाल्सी। द नर्स असेस द क्लाइंट टू डिटरमाइन इफ विच साइन सिम्टम्स आर प्रेजेंट। बेल्स पाल्सी के साइन सिम्टम्स पूछे हैं आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेल्स पाल्सी के साइन सिम्टम्स पूछे गए। अरे भैया सुनील अलवारिया जी को पूरा याद है, प्रिया पाठक का, लगता है आप फैन हो गए उसके, चलेगा। अरे भैया बुलाती है मगर जाने का नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, अरे नींद की आलस की बात कर रहा हूं, अदर वे मत ले जाओ, मैं नींद आलस की बात कर रहा हूं। नींद आलस बुलाता है मगर जाने का नहीं। चलेगा डियर, क्या बात है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, बेल्स पाल्सी के सिम्टम्स पूछे हैं आपसे और ये रहे आपके ऑप्शंस। बेल्स पाल्सी के सिम्टम्स बताइएगा। बेल्स पाल्सी के सिम्टम्स, बिल्कुल आईज क्लोज नहीं होगी, कि आई पैरालाइसिस हो जाएगा, आंखों का पैरालाइसिस हो जाएगा और टोसिस ऑफ आईलिड हो जाएगा, पलकों का टोसिस हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, च्यूइंग डिफिकल्टी एंड वन साइडेड फेशियल ड्रॉप्स, पेशेंट को खाना खाने में प्रॉब्लम होगी और एक साइड का चेहरा ड्रॉप हो जाएगा। दूसरा फिक्स्ड प्यूपिल, प्यूपिल फिक्स हो जाएगी और एलिवेटेड आईलिड ऑन वन साइड, एक साइड की आईलिड एलिवेट हो जाएगी। और ट्विचिंग ऑफ वन साइड, एक साइड में ट्विचिंग होगी और चीक्स जो होंगे वो रडी चीक्स हो जाएंगे, यानी स्वेलिंग सी आ जाएगी। फटाफट बोलिएगा जवाब क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। पूजा टोपो जी ने कह रहे हैं कि ए होगा, ए होगा, ए होगा। अरे भैया थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा, थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा। जो लोग ए दे रहे हैं जवाब दो। यहां लिखा हुआ है टोसिस ऑफ आईलिड, और अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने बताया था कि टोसिस ऑफ आईलिड किस में होता है, 7th क्रेनियल नर्व में होता है। अभी डिलीट भी नहीं किया मैंने आपके सामने लिख रखा भैया जी, सॉरी टोसिस 3rd करती है, ये देखिएगा। अरे भैया बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इतना तो एहसान करो, इतना भी फटाफट ना करो। टोसिस ऑफ आईलिड कौन सी क्रेनियल नर्व की वजह से होता है, 3rd क्रेनियल नर्व की वजह से होता है। क्या 7th क्रेनियल नर्व में कहीं पे भी टोसिस ऑफ आईलिड लिखा है क्या, नहीं लिखा। पलकें बंद नहीं होती, टोसिस का मतलब होता है कि खुलती नहीं है, तो यहां खुल तो जाती है लेकिन बंद नहीं होती।
पलके खुल तो पूरी जाएगी लेकिन पलके बंद नहीं होगी भैया जी। राइट आंसर दीजिएगा, चलेगा, बिल्कुल सही कहा। द राइट आंसर इज बी, राइट आंसर बी होगा, बी होगा, बी होगा। देखिएगा क्यों होगा, कैसे होगा, वो सारा एक्सप्लेन कर दूं, पहले इन ऑप्शंस को क्लियर कर देता हूं। बेटा जी आईज का पैरालाइसिस हो जाना, आई का पैरालाइसिस हो जाना, अभी तो बताया था। अरे भैया SO4 को छोड़ दो, LR6 को छोड़ दो, उसके बाद जितनी भी मसल्स बची, यानी आपके पास एक ओब्लिक बची, आपके पास 3 रेक्टस बची, आपके पास लिवेटर पाल्पेब्री बची, आपके पास सीलियरी बची, सर्कुलर मसी, इतनी सारी मसल्स काम नहीं करेगी तो आई का पैरालाइसिस हो जाएगा। और टोसिस ऑफ आईलिड किसकी देन है? क्रेनियल नर्व नंबर 3 ओक्यूलोमोटर की वजह से ऐसा होता है। फिक्स्ड प्यूपिल, एक साइड की प्यूपिल का फिक्स हो जाना, और ये किस वजह से होता है बेटा जी? जब मिड ब्रेन डैमेज होता है, जब मिड ब्रेन डैमेज होता है बेटा जी, तब याद रखेगा फिक्स्ड प्यूपिल हो जाती है। ट्विचिंग, ये ट्राइजेमिनल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 5 का होता है। ट्राइजेमिनल नर्व होती है भैया जी, जिसे क्या बोला जाता है? क्रेनियल नर्व नंबर 5 बोला जाता है। क्रेनियल नर्व नंबर 5 ट्राइजेमिनल नर्व में चेहरे के एक साइड में ट्विचिंग होती है। कोई हल्की से हवा लगेगी, पेशेंट को दर्द होगा और पेशेंट अपने चेहरे को यूं कर देगा, यूं कर लेगा, ट्विचिंग हो जाएगी, ग्रीमेसिंग हो जाएगी। ये ट्राइजेमिनल नर्व का रोल होता है, बिल्कुल याद रखेगा। सबका अमिगडाला हिल गया बोल रहे हैं। राइट आंसर इसमें क्या होगा भैया जी? राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर बी होगा। क्या बोले तो फेशियल ड्रॉप हो जाएगा। देखिएगा सारा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, किसका जवाब मिलेगा? फेशियल नर्व का। फेशियल नर्व बोले तो क्रेनियल नर्व नंबर 7, क्रेनियल नर्व नंबर 7। सारी की सारी क्रेनियल नर्व कहां से निकलती है? देखिएगा ये हो गया भैया पहली, दूसरी और 8वीं। क्रेनियल नर्व नंबर 1 to 8 ये तीनों सेंसरी होती है, तीनों सेंसरी होती है। ये पहली वाली निकलती है आपके नोज से, पहली वाली निकलती है नोज से, दूसरी वाली निकलती है आई से, तीसरी वाली निकलती है ईयर से। तो ये तो हटा दो, बाकी क्रेनियल नर्व की बात कर रहे हैं। 1 2 8 मत लिखना, बाकी देखते हैं। 1 2 के बाद में आएगी 3 और 4, उसके बाद आएगी 5 6 और 7, 8 वहां है तो छोड़ दो, 9 10 11 और 12। यानी मिड ब्रेन से कौन सी निकलती है? मिड ब्रेन से 3 और 4 निकलती है। पोन से कौन सी निकलती है? 5 6 7 निकलती है। और मेडुला ओब्लांगेटा से कौन सी निकलती है? 9 10 11 और 12 निकलती है। ओरिजिन पता चल गया कि कौन सी क्रेनियल नर्व कहां से निकलती है। ये मिड ब्रेन से, ये पोन से और ये मेडुला ओब्लांगेटा से निकलती है। कंसेप्ट याद रखेगा। तो फेशियल नर्व 7वीं कहां से निकलेगी? पोन्स से निकलेगी, बिल्कुल सही कहा। फेशियल नर्व जो है बेटा जी ये पोन्स से निकलती है। तो फेशियल नर्व की बात होती है क्रेनियल नर्व नंबर 7 और ये पोन्स से निकलती है। दो काम होते हैं भैया जी इसके, दो काम होते हैं फेशियल नर्व के। दो होती है बेटा जी, पेयर्ड होती है, दो होती है, एक चेहरे के इस साइड, एक चेहरे के इस साइड। ये मोटर काम भी करती है, सेंसरी काम भी करती है। मोटर भी करती है और सेंसरी काम भी करती है, दोनों काम करती है। यानी मैसेज भी ब्रेन तक लेके जाती है और ऑर्डर भी लेके आती है। पहले सेंसरी बता दूं, ये टंग होगी भैया, जीभ होगी, जीभ, ये टंग होगी। जीभ को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया अपने, 1 2 और 3। ये हो गया एंटीरियर 2/3 और ये हो गया पोस्टीरियर 1/3। इस एंटीरियर 2/3 से यहां से मैसेज लेके जाना कौन सी नर्व का काम होगा? फेशियल नर्व का काम होगा। यहां से कौन कौन से मैसेज लेके जाएगी? मीठे का लेके जाएगी, स्वीट का लेके जाएगी, साल्टी का लेके जाएगी और खट्टे का, सोर का लेके जाएगी। इधर देखिएगा पीछे से, यहां से पोस्टीरियर 1/3 से ग्लोसोफेरिंजियल लेके जाएगी, ग्लोसोफेरिंजियल क्रेनियल नर्व नंबर 9। और किसका लेके जाएगी? बेटा जी बिटर का, खारे का लेके जाएगी। कंसेप्ट याद रखना। तो फेशियल का काम होता है एंटीरियर 2/3 से मैसेज लेके जाना, मीठे का, नमकीन का और खट्टे का मैसेज लेके जाना। तो अगर फेशियल नर्व का पैरालाइसिस हो जाएगा, अगर फेशियल नर्व का पैरालाइसिस हो जाता है, बिल्कुल अगर फेशियल नर्व का पैरालाइसिस हो जाता है तो याद रखना फेशियल नर्व के पैरालाइसिस की वजह से, फेशियल नर्व के पैरालाइसिस की वजह से हमें मीठा फील नहीं होता, हमें खट्टा फील नहीं होता, हमें क्या कह सकते हैं, नमकीन फील नहीं होता। हाँ खारा जरूर फील होता है क्योंकि वो ग्लोसोफेरिंजियल का काम है, वो काम कर रही है। तो ये बेल्स पाल्सी की बात होगी भैया जी। इधर देखिएगा तो सेंसरी फंक्शन समझ में आ गए। अब मोटर फंक्शंस देखते हैं। मोटर फंक्शन भैया, मोटर का मतलब फेस के जितने भी मोटर एक्टिविटीज हो रही है, चेहरे पे मोटर एक्टिविटीज हो रही है, क्या हो रही है देखिएगा। आपने कहा कि सर, तो मैंने कहा हाँ क्या, याद रखेगा यहां पे रिंकल्स डालना, फोरहेड पे सलवटे डालना, फोरहेड पे सलवटे डालना, रिंकल्स डालना, आईब्रोज का एलिवेशन करना,
आईब्रोज को ऊपर उठाना किसका काम होगा? फेशियल का होगा। ये मेरे नोज और मेरे लिप्स के बीच में जो फोल्ड है, नेजोलेबियल फोल्ड, इसको मेंटेन करना, लेजोलेबियल फोल्ड को मेंटेन करना इसका काम होगा। आई क्लोजिंग, अरे बिल्कुल अखियां उससे गोली मारे बोले वाली बात होगी। आईज को क्लोज करना, पलकों को बंद करना, इसका काम होगा भैया जी। इधर देखिएगा, लिप के एंगल्स, यहां माउथ के एंगल्स को उठा के रखता है जिससे सलाइवा बाहर ना निकले। लिप एंगल एलिवेशन, लिप एंगल को एलिवेट करके रखता है ताकि सलाइवा बाहर ना निकले। ये सारे फंक्शंस बेटा जी। स्माइल करना, बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप किसी को देख के खुद की मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं, अगर आप किसी को देख के स्माइल दे रहे हैं, मतलब फेशियल नर्व काम करा रही है। अगर कोई बच्ची है जो अच्छी जगह घूमने गई और मोबाइल को यूं पकड़ा और पाउट दे रहे और सेल्फी ले रहे, अरे पाउट के साथ बनाना नहीं आता। अगर कोई पाउट के साथ और बोले तो किस, अगर किसी बच्चे को किस दे रहे हो, पाउट फॉर्मेशन कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो, अगर सीटी बजा रहे हो, नालायकों किसी को देख के सीटी बजा रहे हो, तो विस्लिंग हुआ, किस हुआ, पाउट हुआ, स्माइल हुआ। ये सारे कौन सी नर्व करती है? ये सारे फेशियल नर्व करती है भैया जी, फेशियल नर्व करते हैं। सर 12 नर्व सेरिब्रम से नहीं होती क्या? नहीं भैया, 12वीं नर्व सेरिब्रम से नहीं होती। शिखा गुप्ता जी, मेडुला ओब्लांगेटा से होती है। कुछ फाइबर्स दूसरी जगह दांत दिखाते, बिल्कुल दांत दिखाना, सही का भैया जी, दांत दिखाना, बिल्कुल स्माइलिंग, दांत दिखाना, पाउट बनाना, किस करना, सीटी बजाना, ये सब फेशियल नर्व करती है। अगर फेशियल नर्व डैमेज हो जाएगी, अगर फेशियल नर्व डैमेज होगी तो फोरहेड पे सलवटे नहीं पड़ेगी, आईब्रो एलिवेट नहीं होगी, एक साइड का चेहरा पूरा लटक जाएगा, फेशियल ड्रॉपिंग हो जाएगी। बेल्स पाल्सी में क्या होता है? फेशियल ड्रॉपिंग हो जाती है, फेशियल ड्रूपिंग हो जाती है, एक साइड का चेहरा गिर जाता है, ना उधर सलवटे बनती है, ना उधर का आईब्रो एलिवेट होता है, उस साइड का नेजोफोल्ड लेबियल फोल्ड भी नहीं बनता, उस साइड की आईलिड क्लोज नहीं होती। ये सबसे बड़ी तकलीफ होती है। पलक बंद नहीं होगी तो आईलिड सूख जाएगी, लिप्स का एंगल एलिवेट नहीं रहेगा तो सलाइवा की ड्रूलिंग होगी। अरे टप टप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई वाला सीन हो जाएगा। एक साइड से गंगा जमुना बह निकलेगी भैया जी, याद रखिएगा, बिल्कुल चलेगा। सीटी बजा लो ऐसे बोल रहे हैं सचिन जी ने जी, सीटी बजा लो। बजानी नहीं आती भैया जी, बजानी नहीं आती, काम नहीं की, केवल पढ़ाई पढ़ाई की थी। थोड़ी भी कोशिश कर सकता हूं, बस इतनी सी बच सकती है। इधर देखिएगा, चलेगा। ये सारे काम बंद हो जाएंगे, फेशियल ड्रॉपिंग हो जाएगी। ये होता है भैया जी बेल्स पाल्सी। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक साइड में, एक साइड की प्रॉब्लम हो जाएगी तो उस साइड में, उस साइड के च्युइंग मूवमेंट नहीं होंगे, उधर से खाने को चबाने में तकलीफ आएगी और उधर का चेहरा ड्रॉप कर जाएगा, गिर जाएगा। सो द राइट आंसर इज टू, राइट आंसर इज टू। और तो आपको समझ में आ गया होगा। सर 1 और 2 का पूछ रही है, ये सेरिब्रम में नहीं होती क्या? बिल्कुल भैया, 1 और 2 तो एंड होती है जाके सेरिब्रम में, वहां से ओरिजिनेट नहीं होती बेटा। 1 और 2 एंड होती है जाके सेरिब्रम में, ओरिजिनेट नहीं होती। 1 और 2 एंड होती है वहां पे, क्योंकि ये सेंसरी होती है, वहां जाके एंड होती है। चलेगा डियर, समझ में आ गया होगा, होप सो। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी वैसी प्रकार का क्वेश्चन है भैया, बेल्स पाल्सी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेल्स पाल्सी का है। थैंक यू भैया, थैंक यू। चलिएगा। अरे सिटी के लिए वाह वाह कर रहे, अच्छा क्वेश्चन बजाते हैं तब नहीं मानते, अच्छा क्वेश्चन समझाते हैं तब ये थम्स अप नहीं आते। सर ने सीटी मारी, सर ने सीटी मारी तो धड़ाधड़ देने लग गए। चलिएगा, ओके डियर, चलेगा। क्या बात है? The nerve is caring for a client. The nurse is nervous system का क्वेश्चन है तो नर्स भी नर्व नजर आ रही है। The nurse is caring for a client with a left-sided Bell's palsy. बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। बेल्स पाल्सी हुई है चेहरे के कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड की फेशियल नर्व का बचीड़ बोल गया है। Which statement by the clients requires follow up by the nurse? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। पेशेंट को लेफ्ट साइडेड बेल्स पाल्सी हुई है। विच स्टेटमेंट, कौन सा कथन है? बाय द क्लाइंट रिक्वायर्स फॉलो अप। अरे फॉलो अप का मतलब वही दोबारा एजुकेशन दो, इसका मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है। चाहे फॉलो अप आए चाहे फर्दर टीचिंग आए, इन सब का मतलब क्या होता है? रॉन्ग स्टेटमेंट होता है, रॉन्ग एक्शन होता है। फॉलो अप का मतलब गलत बोल दिया, या फर्दर टीचिंग का मतलब उस बंदे ने गलत बोल दिया। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है बेल्स पाल्सी की केयर को लेके? देखिएगा, ये कह रहा है कि माई लेफ्ट आई इज टीयरिंग ए लॉट। मेरी लेफ्ट आई से बहुत ज्यादा आंसू निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा आंसू निकल रहे हैं। अगला, आई हैव ट्रबल क्लोजिंग माई लेफ्ट आईलिड। मुझे अपनी लेफ्ट आईलिड को क्लोज करने में परेशानी हो रही है, लेफ्ट आईलिड को क्लोज करने में परेशानी हो रही है। अगला,
आई कांट टेस्ट एनीथिंग ऑन द लेफ्ट साइड, मैं जीभ के लेफ्ट साइड से कोई भी टेस्ट नहीं कर पा रही हूं, कोई भी टेस्ट नहीं ले पा रही हूं। और अगला, आई डोंट नो हाउ आई विल लिव विद दिस स्ट्रोक, मैं नहीं जानता कि मैं इस स्ट्रोक के साथ कैसे जी पाऊंगा। जवाब दीजिएगा, राइट आंसर आने दीजिएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। डी। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया भैया जी, साटा क्वेश्चन होता तो मजा आता, ये साटा है नहीं इसलिए सभी ने जवाब दे दिया। अगर ये साटा क्वेश्चन होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन साटा है नहीं इसलिए बच गए आप लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा कि ये स्ट्रोक नहीं है। बेल्स पाल्सी इज नॉट रिलेटेड विद स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब तो है बेटा जी ब्रेन में अटैक आना, जिस प्रकार हार्ट में अटैक आ जाता है, हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक आ जाता है, उसी प्रकार ब्रेन में अटैक आना, जिसे सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहा जाता है। ये तो वो प्रॉब्लम होगी भैया जी, इसका बेल्स पाल्सी से कोई लेना देना नहीं है। सो द राइट आंसर इज डी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसलिए उसको दोबारा एजुकेशन देने की जरूरत है, उसे समझाना है कि भैया ये बीमारी स्ट्रोक नहीं है, ये अलग बीमारी है। और एक चीज और याद रखेगा बेटा जी, स्ट्रोक में जो पैरालिसिस होता है, स्ट्रोक में जो पैरालिसिस होता है या जो प्रॉब्लम होती है, याद रखेगा वो ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाती है, वो ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाती है, क्रोनिक हो जाती है, बहुत लंबे समय तक चलती है। जबकि बेल्स पाल्सी में जो दिक्कत होती है ये ज्यादा से ज्यादा 3 to 4 वीक, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 वीक तक चलती है, 1 से 1.5 महीने चलती है, उसके अंदर बाद उसमें बहुत ही अच्छा खासा सुधार आ जाता है। बेल्स पाल्सी की प्रॉब्लम महीने 2 महीने चलती है, जबकि स्ट्रोक की प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट जिंदगी भर के लिए हो जाती है। स्ट्रोक से इसका लेना देना नहीं है। अब गौर से देखिएगा, पहली चीज क्या कह रहा है बंदा, क्या कह रहा है कि माई लेफ्ट आई इज टीयरिंग ए लॉट, मुझे मेरी लेफ्ट आई में आंसू आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, एक्सेसिव लेक्राइमेशन होता है। बेल्स पाल्सी में एक चीज और नोट कर देना बेटा जी, एक्सेसिव लेक्राइमेशन, एक्सेसिव टीयरिंग होती है, बहुत ज्यादा आंसू आते हैं। आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि पलकें क्या नहीं हो पाती, पलकें पूरी तरह बंद नहीं हो पाती है भैया जी, इसलिए बहुत ज्यादा आंसू आते हैं, हमेशा याद रखिएगा। दूसरा, आई हैव ट्रबल क्लोजिंग माई लेफ्ट आई, बिल्कुल सही कहा, पलकों को बंद करने में प्रॉब्लम आएगी, पेशेंट को टेस्ट भी नहीं फील होगा, बिल्कुल सही है। सो द राइट आंसर इज डी, डी राइट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा बेटा जी आप सभी को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलेगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दिया देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्लाइंट विद बेल्स पाल्सी, एक बेल्स पाल्सी का क्लाइंट है। अच्छा, बेल्स पाल्सी के कोज भी बता देता हूं, बेल्स पाल्सी के कोजेस भी बता देता हूं। अगर किसी वजह से डैमेज हो जाए, कौन डैमेज हो जाए, क्रेनियल नर्व नंबर 7 डैमेज हो जाए। कैसे डैमेज हो सकती है? ट्रोमा से, ट्रोमा से डैमेज हो सकती है, चाहे ट्रोमा किसी भी वजह से हो। अगर पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो गई है तो मेनिंजाइटिस से इसकी रूट डैमेज हो सकती है, ट्रोमा से, मेनिंजाइटिस से, इंक्रीज आईसीपी से, इन सब केसेज की वजह से क्या हो सकता है? फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन भी बहुत बड़ा कारण है बेटा जी, इसका इन्फेक्शन हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस का, इसको नोट कर लीजिएगा। बेल्स पाल्सी कौन से इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होती है? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के साथ एसोसिएटेड होती है। ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। एक पेशेंट को बेल्स पाल्सी है एंड द क्लाइंट इज डिस्ट्रेस, चिंता में है, अबाउट द चेंज इन फेशियल एक्सपीरियंस, कि उसकी चेहरे की बनावट खराब हो गई है, बिल्कुल सही है। चेहरा एक साइड से पूरी तरह लटक गया है, बिल्कुल सही है। चेहरे की बनावट लेट हो गई है, सही कहा। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कौन सा ऐसा फीचर है ऑफ बेल्स पाल्सी शुड द नर्स टेल द क्लाइंट अबाउट टू हेल्प द क्लाइंट कोप विद द डिसऑर्डर। नर्स ऐसी कौन सी चीज उस क्लाइंट को बताएगी ताकि वो इस कंडीशन के साथ कोप अप हो जाए, इस कंडीशन को समझ जाए, एडजस्ट कर जाए। देखिएगा, राइट स्टेटमेंट पूछा आपसे, क्या कहा जा रहा है? नर्स कह रही है कि इट यूजुअली रिजॉल्व्स व्हेन ट्रीटेड विद वेसोडाइलेटर मेडिकेशंस, कि ये बीमारी तभी ठीक होगी, ये बीमारी तभी ठीक होगी जब इस बीमारी को किससे किया जाएगा? वेसोडाइलेटर दवाइयां दी जाएगी, तभी ये बीमारी ठीक होगी। ऑप्शन बी कह रही है कि ये स्ट्रोक के जैसी बीमारी है, ये स्ट्रोक के जैसी बीमारी है, बट ऑल सिम्टम्स विल गो अवे इवेंचुअली, लेकिन आखिरकार सारे सिम्टम्स गायब हो जाएंगे, सारे सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। अगली क्या कह रही है? इट इज नॉट कॉज्ड बाय स्ट्रोक,
ये स्ट्रोक से नहीं हुई है एंड मेनली क्लाइंट रिकवर इन 3 to 5 वीक्स, और बहुत सारे लोग 3 से 5 सप्ताह में रिकवर हो जाएंगे। और लास्ट, द सिम्टम विल कंप्लीटली गो अवे वन द ट्यूमर इज रिमूव्ड। जैसे ही ट्यूमर को हटाओगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। क्या आंसर देते हैं देखे जनता, भाइयों और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, कमेंट्स आने दीजिएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा? ए होगा, बी होगा या सी होगा? चलेगा, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। द राइट आंसर इज सी। द राइट आंसर बिल्कुल सही कहा आपने, सी है भैया जी। इट इज नॉट कॉज्ड बाय स्ट्रोक। ये स्ट्रोक से नहीं होती, हमेशा याद रखना। और क्लाइंट कितने वीक में रिकवर कर जाता है? 3 से 5 वीक में रिकवर कर जाता है। अब गौर से देखिएगा, ये कह रहा है कि तब ठीक होगी जब वेसोडाइलेटर मेडिसिन दी जाएगी। नहीं भैया, इसके ट्रीटमेंट के लिए वेसोडाइलेटर नहीं देते। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है देखिएगा, फेशियल नर्व पाल्सी की या बेल्स पाल्सी की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? कोई जरूरत नहीं है किसी ड्रग्स की बेटा जी, याद रखिएगा। यूजुअली आपको पेशेंट को फिजियोथेरेपी देनी है, पेशेंट को फिजियोथेरेपी देनी है, फिजियोथेरेपी देनी होती है भैया जी, याद रखिएगा। फिजियोथेरेपी देनी होती है, और फिजियोथेरेपी नॉट इन एक्यूट फेज, नॉट इन एक्यूट फेज, एक्यूट फेज में नहीं देनी होती। यानी 5 से 7 दिन तक, 5 से 7 दिन तक आपको चेहरे की एक्सरसाइज नहीं करवानी है। 5 से 7 दिन बाद फिजियोथेरेपी देनी है, कंसेप्ट याद रखिएगा। शुरुआत के 5 से 7 दिन चेहरे की कोई एक्सरसाइज नहीं करवानी है, 5 से 7 दिन के बाद एक्सरसाइज करवानी होती है। और अगर मेडिसिन भी पूछ ले कि भैया कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, तो आपका जवाब होगा कार्बामाजिपिन दी जाएगी। जी हाँ, कार्बामाजिपिन दी जाएगी। क्लियर है? एंटी सीजर ड्रग होती है भैया जी कार्बामाजिपिन, कार्बामाजिपिन दी जाएगी, वेसोडाइलेटर ड्रग नहीं दी जाएगी। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है फिजियोथेरेपी, यूजुअली सेल्फ रिकरिंग होती है, दोबारा खुद ब खुद ठीक हो जाती है जब आप फिजियोथेरेपी देते हैं। चेहरे की बहुत सारी एक्सरसाइज बताई जाती है, और वो शुरुआत के 5 से 7 दिनों में नहीं करनी होती है, 7 दिन के बाद करनी होती है। इनिशियली 7 दिनों में नहीं करनी होती है। ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जी। चलेगा, अगला देखिएगा। अगला चीज क्या कह रही है कि ऑल सिम्टम्स विल गो अवे इवेंचुअली, इट इज सिमिलर टू स्ट्रोक। नहीं, ये स्ट्रोक जैसी बीमारी नहीं है, तो राइट आंसर सी हो ही गया। अगला, द सिम्टम विल कंप्लीटली गो अवे वंस द ट्यूमर इज रिमूव्ड। ट्यूमर इज नॉट ए कॉज, इसका ट्यूमर कारण नहीं होता है, याद रखेगा। ये ट्यूमर की वजह से नहीं होती, तो ट्यूमर को हटाओगे तो भी फेशियल नर्व अगर बालसी है तो ठीक नहीं होगी। ट्यूमर इसका कारण नहीं होता भैया जी। सो द राइट आंसर इज सी। सी राइट आंसर हो गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बिल्कुल प्रेडनिसोलोन वगैरह देते हैं। सर राम सर के स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो गए। बिल्कुल लोकेश शर्मा जी, चलेगा, वेरी गुड वेरी गुड। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग देते हैं, क्या बात है, चलेगा। बिल्कुल पार्शियल सीजर में भी देते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में भी देते हैं, बहुत सारी बीमारियों में कार्बामाजिपिन का रोग होता है। चलेगा भैया जी। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। द नर्स मेक्स ए होम केयर विजिट। नर्स घर जाके केयर करती है, विजिट करती है पेशेंट की, किसकी? ए पेशेंट विद बेल्स पाल्सी। वही बेल्स पाल्सी या फेशियल नर्व पाल्सी का एक पेशेंट है जिसकी केयर की जा रही है, घर जाके नर्स उसकी केयर कर रही है। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स ए नीड फॉर फर्दर टीचिंग। फिर छुपा आ गया फर्दर टीचिंग, यानी बंदे ने कौन सा गलत बात बोल दी, पेशेंट ने कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया है, ये बताना है आपको कि पेशेंट ने कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला कि आई विल वियर ए आई पैच एट नाइट, मैं रात को आंखों पे एक आई पैच लगा के सोऊंगा। आई एम स्टेइंग ऑन ए लिक्विड डाइट, मैं केवल लिक्विड डाइट लेऊंगा। आई विल वियर डार्क ग्लासेज व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाऊंगा तो डार्क ग्लासेज पहन के जाऊंगा। एंड आई हैव बीन जेंटली मसाजिंग ऑन माई फेस, और मैं अपने चेहरे की थोड़ी थोड़ी मसाज करता रहूंगा। राइट आंसर आने दीजिएगा। बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, एनईआरडी बिल्कुल देते हैं भैया जी, एनईआरडी। कार्बामाजिपिन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया की तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है बेटा जी, याद रखेगा। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। चलेगा। मनोज जैन कह रहे हैं बुक में टीपने वाले अब कैसे बताएंगे। अंकल 420 कह रहे हैं कि डी होगा। फर्दर टीचिंग के लिए पूछा है भैया कि उसको फर्दर क्या एजुकेशन दोगे, यानी कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट।
रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बिल्कुल क्या बात है, जनता कह रही है कि डी होगा, डी होगा, डी होगा, डी होगा। अरे भैया डी क्यों होगा? नो मसाज टू प्रिवेंट पेन। अरे किसने कहा? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था भैया। ऐसा कैसे कर सकते हो यार? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पेशेंट को क्या दी जाएगी? फिजियोथेरेपी दी जाएगी। पेशेंट को फिजियोथेरेपी दी जाएगी। और फिजियोथेरेपी का मतलब क्या होगा? अरे मसाज भी क्या है? एक तरह की फिजियोथेरेपी है। मसाज इज ए टाइप ऑफ फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी तो देनी है, देनी है, देनी है। इनिशियल 5 से 7 दिन नहीं देनी, लेकिन बाद में तो फिजियोथेरेपी देनी है, मसाज देनी है। किसने कहा मसाज नहीं देंगे? मसाज तो देंगे भैया जी। गलत चले गए, सारे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा तो गलत चले गए। मसाज तो दिया जाएगा बेटा जी। यस, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ये तो सत्य कथन है, गलत नहीं है। अब देखिएगा क्या होता है बेल्स पाल्सी में। आप सभी को पता है कि सर बेल्स पाल्सी में या फेशियल नर्व पाल्सी में प्रॉपर आई क्लोजिंग नहीं होती। नो आई क्लोजिंग, प्रॉपर आई क्लोज नहीं होगी। नो आई क्लोजिंग यानी पलकें पूरी तरह बंद नहीं होगी, थोड़ी खुली हुई रह जाएगी। ऊपर वाली पलक, नीचे वाली पलक थोड़ी भी खुली हुई रहेगी। यानी आईज हमेशा एक्सपोज्ड होगी। आपकी जो आई की कोर्निया है ये हमेशा एक्सपोज्ड होगी। किसके? एयर के। हमेशा एयर के कांटेक्ट में आएगी, कभी भी पूरी तरह बंद नहीं होगी, एयर के कांटेक्ट में आएगी। और एटमॉस्फेयर की एयर कैसी होती है? एटमॉस्फेयर की एयर ड्राई होती है। तो ये हमारी जो पलकें पूरी तरह बंद नहीं होगी, तो कोर्निया हमेशा ड्राई एयर के कांटेक्ट में आएगी। और ड्राई एयर के कांटेक्ट में आने से ड्राइनेस ऑफ कोर्निया हो जाएगा। कोर्निया की ड्राइनेस हो जाएगी, जीरोप्थेल्मिया हो जाएगा भैया, जीरोप्थेल्मिया हो जाएगा। ड्राइनेस ऑफ आईज हो जाएगी, जिसे जीरोप्थेल्मिया बोला जाता है। और उसकी वजह से कोर्निया पे अल्सर हो जाएंगे, कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाएगा। तो अगर आपको कॉर्नियल अल्सरेशन से बचाना है तो पेशेंट की आई की केयर करनी पड़ेगी। पेशेंट की आई की केयर करनी पड़ेगी बेटा जी, याद रखिएगा। आई की केयर करने के लिए क्या किया जाएगा? पेशेंट की आई की केयर कैसे करोगे? सर पेशेंट की आई की केयर करने के लिए आर्टिफिशियल टीयर्स काम में लिए जाएंगे। आर्टिफिशियल टीयर काम में लिए जाएंगे। बोले तो मेथिल सेल्यूलोज ड्रग काम में ली जाएगी। मेथिल सेल्यूलोज ड्रग काम में ली जाएगी। आर्टिफिशियल टीयर काम में लिए जाएंगे। पाइलोकार्पिन ड्रग काम में ली जाएगी। पाइलोकार्पिन काम में ली जाएगी। मेथिल सेल्यूलोज काम में लिए जाएंगे। आई ग्लास पहन के रखना है पेशेंट को, हमेशा चश्मा लगा के रखना है ताकि कहीं भी चारों तरफ से एयर ना आए। साइड से बंद होने वाला चश्मा लगा के रखना है, ग्लास लगा के रखना है। रात को आई पैचेस लगाने, रात को आई पैच लगा के सोना है ताकि पलकें बंद हो। और दिन में बार बार क्या करना है? अरे खुद के हाथ से अपनी पलकों को बंद करना है, खुद के हाथ से पलकों को बंद करना है। गाने को पूरी तरह भैया जी चरित्रार्थ करना है कि आंखों से गोली मारे वाला सीन होगा, उसको खुद की आंखों से उस पलक को बंद करते रहना पड़ेगा। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा बेटा जी। ये सब कुछ केयर की जाती है। अब देखिएगा फेशियल नर्व के पेशेंट में क्या हुआ? एक तरफ की फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो गया, एक तरफ की फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो गया, तो देयर इज डिफिकल्टी इन च्यूइंग, देयर इज डिफिकल्टी इन च्यूइंग। पेशेंट को खाने को चबाने में दिक्कत है, डिफिकल्टी इन च्यूइंग। बंदा खाने को चबा नहीं पाएगा। तो 3 ऑप्शन होते हैं, कौन सा खाना दिया जाए? सॉलिड खाना दिया जाए, सेमी सॉलिड या सेमी सॉफ्ट खाना दिया जाए, सेमी सॉलिड या सॉफ्ट खाना दिया जाए, या लिक्विड खाना दिया जाए। ये 3 ऑप्शंस होते हैं। दूसरी कंडीशन देखिएगा बेटा जी, हर एक वर्ड को बहुत गौर से पढ़ना सीखें, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं डिफिकल्टी इन स्वालोविंग, डिस्फेजिया जिसको कहा जाता है। एक बंदे को स्वालोविंग में दिक्कत है, अब उसको कौन सी दिक्कत देंगे? खाना देंगे आप सॉलिड देंगे, सेमी सॉलिड या सॉफ्ट खाना देंगे, या लिक्विड खाना देंगे। ये 2 तरह के ऑप्शंस आते हैं। एक को चबाने में दिक्कत होती है और एक को निगलने में दिक्कत होती है। हमेशा याद रखना बेटा जी, अगर पेशेंट फेशियल नर्व का है, बेल्स पाल्सी का पेशेंट है, बेल्स पाल्सी का पेशेंट है, तो क्या होगा? खाने को चबाने में दिक्कत आएगी। अगर स्ट्रोक का पेशेंट है, अगर स्ट्रोक का पेशेंट है तो क्या हो सकता है? पेशेंट को स्वॉलोविंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक खाने को स्वॉलो प्रॉब्लम होती है, एक खाने की चबाने की प्रॉब्लम होती है। हमेशा याद रखिएगा, चलेगा। अब बहुत गौर से दिखिएगा, आंख खुद की बंद करनी है, उसकी नहीं भैया। भूपेंद्र बेरवा जी आंख किसकी बंद करे? अरे आंख खुद की बंद करनी है। अब देखिएगा, अगर स्वॉलोविंग में प्रॉब्लम होती है
तो आपको लिक्विड डाइट देनी होती है। इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिफिकल्टी इन swallowing देन द डाइट ऑफ चॉइस इज लिक्विड डाइट। लेकिन अगर चबाने में दिक्कत हो तो लिक्विड डाइट देने का कोई औचित्य नहीं बनता। देन द डाइट ऑफ चॉइस इज सेमी सॉलिड या सॉफ्ट डाइट। डिफिकल्टी इन च्यूइंग में सेमी सॉलिड सॉफ्ट डाइट देते हैं, डिफिकल्टी इन swallowing में लिक्विड डाइट देते हैं। अब आप फेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी में पढ़ चुके हैं कि बेल्स पाल्सी में क्या होता है, पेशेंट को च्यूइंग में डिफिकल्टी होती है, तो च्यूइंग डिफिकल्टी में पेशेंट को लिक्विड डाइट देंगे क्या? नहीं देंगे। कौन सी डाइट देंगे भैया जी? पेशेंट को सॉफ्ट डाइट दिया जाएगा। इसीलिए ये राइट आंसर हो गया था। आपसे पूछा था कौन सी फर्दर टीचिंग दोगे, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सॉफ्ट डाइट दी जानी चाहिए। आईज को बचाने के लिए आई पैच लगाया जाना चाहिए। डार्क सन ग्लासेस जब बाहर जाए तो पहनने चाहिए ताकि बचाया जा सके एयर से। और जेंटल मसाजिंग की जाएगी, फिजियोथेरेपी दी जाएगी। हमेशा याद रखिएगा। बिल्कुल भैया जी, सॉलिड या सॉलिड समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़िएगा कि ये डिफिकल्टी इन च्यूइंग का है या डिफिकल्टी इन swallowing का है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है बेटा जी, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर, देखिएगा, मूव करते हैं। चलिए, बेल्स पाल्सी कंप्लीट हुई और अगला आ गया आपके सामने ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया का केस है। अनुदा राधा कह रहे हैं कि बी होगा, बी होगा, बी होगा। अरे क्वेश्चन तो आने दो। अच्छा, पिछले का भी बता रहे हो, वो तो हो गया, वो तो हो गया था। इसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, जिन्होंने राइट आंसर दिया वो सभी को सल्यूट है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू असेस ए क्लाइंट who was admitted to a hospital with a diagnosis of a trigeminal neuralgia. Here we go. The patient is suffering from a trigeminal neuralgia का पेशेंट है। बिल्कुल सही का। एंड टिक डोलोरेक्स, टिक डोलोरेक्स भी बोला जाता है। दिस डिजीज इज आल्सो नोन एज ए टिक डोलोरेक्स। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया को क्या बोलते हैं? टिक डोलोरेक्स बोलते हैं। ऑन रिव्यू ऑफ द क्लाइंट रिपोर्ट, जब इसका रिकॉर्ड का रिव्यू किया जा रहा है, which symptom should the nurse expect? ऐसी एक्स जिससे अभी भी प्यार है, अभी भी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए, यानी कौन सा सिम्टम होना चाहिए? टू नोट दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग, यानी कौन सा सिम्टम होना चाहिए ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के केस में। चलेगा, 4 ऑप्शन है आपके सामने। टिक डोलोरेक्स के सिम्टम्स का क्वेश्चन है। सबसे पहला, बाइलेटरल पेन इन द एरिया ऑफ 6th cranial nerve, 6th cranial nerve के एरिया में दर्द होना। अगला क्या कह रहा है बेटा जी? यूनिलेटरल पेन इन द एरिया ऑफ 6th cranial nerve, 6th cranial nerve के एरिया में एक ही साइड में पेन होना। एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ पेन इन द एरिया ऑफ 5th cranial nerve, 5th cranial nerve के एरिया में अचानक दर्द पैदा होना। एंड क्रोनिक इंटरमिटेंट पेन इन द एरिया ऑफ 7th cranial nerve के एरिया में दर्द होना। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा। प्रीतम कुमार जी कह रहे हैं कि डी होगा। चलेगा, बहुत अच्छी बात है भैया, डी होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सी होगा। आंसर अमिक डाला कहता है कि एक्स आ गई। बिल्कुल भैया जी, सी होगा, सी होगा, सी होगा। भैया क्वेश्चन बहुत ही हद से ज्यादा इजी हो गया, हद से ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि ये 6th cranial nerve आ गई, आपकी एब्डुसेंस आ गई है, ये भी 6th cranial nerve आ गई है। भैया जी, ट्राइजेमिनल नर्व क्रेनियल नर्व नंबर 5 होती है। ट्राइजेमिनल नर्व क्रेनियल नर्व नंबर 5 होती है, ये फेशियल नर्व होती है। तो कंसेप्ट यही क्लियर हो गया था आपका, ऑप्शंस में आगे घुसना ही नहीं था। 6th cranial nerve नहीं होती ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल 5वीं क्रेनियल नर्व होती है, ना 7वीं होती है। इट इज 5th cranial nerve। तो 5वीं क्रेनियल नर्व में होने वाली तकलीफ को क्या कहा जाता है? ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया कहा जाता है। यस, दिस इज नोन एज ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। देखिएगा बेटा जी, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया या टिक डोलोरेक्स क्या होता है, कंसेप्ट को समझिएगा। अगर ये किसी का स्कैल्प है, अगर ये किसी का स्कैल्प है भैया जी, याद रखेगा, यहां ईयर होंगे, यहां क्रेनियम होगा। अब देखिएगा, ट्राइजेमिनल नर्व यहां से निकली, ट्राइजेमिनल नर्व, और कहां से निकली? ट्राइजेमिनल नर्व पोन से निकली, और पोन से निकलने के बाद 3 एरियाज में टूट गई बेटा। एक एरिया चला गया आईज की तरफ, एक एरिया आ गया अपर जो की तरफ, और एक एरिया चला गया है लोअर जो की तरफ। 3 तरफ चले गए, इसे कहा जाता है ऑफ्थेल्मिक ब्रांच। दिस इज मैक्सिलरी ब्रांच एंड दिस इज मैंडिबुलर ब्रांच। ये 3 ब्रांच होती है, मैंडिबुलर ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच और ऑफ्थेल्मिक ब्रांच। कौन सी नर्व के? ट्राइजेमिनल नर्व के, क्रेनियल नर्व नंबर 5 के। और याद रखिएगा बेटा जी, दिस इज द थिकेस्ट क्रेनियल नर्व। अरे सबसे मोटी क्रेनियल नर्व होती है,
सबसे मोटी क्रेनियल नर्व होती है, इसमें सबसे ज्यादा एक्सोन फाइबर्स पाए जाते हैं। अब कंसेप्ट को गौर से देखिएगा बेटा जी, इसमें केवल एक ही फाइबर पाए जाएंगे, एक सेंसरी फाइबर होंगे जो मैसेज को लेके जाएंगे। इस ब्रांच में केवल सेंसरी फाइबर पाए जाएंगे जो मैसेज को लेके जाएंगे। इसमें सेंसरी फाइबर होंगे जो मैसेज को लेके जाएंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर मोटर फाइबर भी होंगे जो ऑर्डर देने भी आएंगे। तो ये वाली मिक्स्ड होती है, ये वाली मिक्स्ड ब्रांच होती है, ये केवल सेंसरी ब्रांच होती है, ये केवल सेंसरी ब्रांच होती है, ये मिक्स्ड होती है बेटा, सेंसरी और मोटर दोनों ब्रांचेज होती है। इसे डेंटिस्ट नर्व भी बोला जाता है। कौन सी नर्व भी बोला जाता है डियर? इसे डेंटिस्ट नर्व भी बोला जाता है। एक हीरो को भी है, चलेगा। आसाराम बापू ऐसे लिख रहे हैं, सोनिया गांधी लग रहे हैं ये तो, चलेगा भैया जी, मुझे नहीं पता सोनिया गांधी एक आसाराम बापू है, लेकिन जो भी है ठीक है भैया जी। इधर देखिएगा, अब क्वेश्चन क्या था कि ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया कब होता है? बहुत अच्छे से सुनिएगा, जब ये वाली सेंसरी नर्व एबनॉर्मल हो जाएगी, और या फिर बोले तो ये वाली सेंसरी नर्व एबनॉर्मल हो जाएगी। ऑप्थेल्मिक नर्व प्रभावित नहीं होती है, ऑप्थेल्मिक नर्व प्रभावित नहीं होती है बेटा जी, याद रखेगा। मैक्सिलरी और मैंडिबुलर की, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर की सेंसरी ब्रांचेस प्रभावित होती है। सो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया कैसा डिसऑर्डर है? एक सेंसरी डिसऑर्डर है, मोटर या मिक्स्ड डिसऑर्डर नहीं है। इट इज बेसिकली ए सेंसरी डिसऑर्डर। अच्छा, और क्या होगा, कब होगा? जब ट्राइजेमिनल नर्व कंप्रेस हो जाएगी, जब ट्राइजेमिनल नर्व कंप्रेस हो जाएगी, ये ब्रांचेज कंप्रेस हो जाएगी। किसकी वजह से? जो आर्टरीज को कंप्रेस करती है वो कौन सी होगी बेटा जी, बोलेगा? वो होगी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी के कंप्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा? ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया हो जाएगा। लक्षण क्या देखने को मिलेगा? देखिएगा, आपको जिस साइड की कंप्रेस हुई है उस साइड में पेन होगा, यूनिलेटरल शार्प पेन होगा भैया जी, यूनिलेटरल शार्प पेन होगा। अचानक से दर्द आएगा और अचानक से गायब हो जाएगा, यूनिलेटरल शार्प पेन होगा। पेन कब बढ़ेगा? जब आपके चेहरे पे कोल्ड हॉट ब्लो होगा। अगर ठंडी गर्म हवा लगेगी फेस पे तो दर्द होगा। अगर आप खाने को च्यू करेंगे, चबाएंगे तो होगा। अगर आप फेस को वॉश करेंगे, चेहरे को धोएंगे तो होगा। अगर आप जोर से जम्हाई लेंगे, याउनिंग करेंगे, उबासी लेंगे तो हो जाएगा भैया। बहुत सारी चीजें होगी जो उस साइड में दर्द करेगी। बिल्कुल सही कह रहे सलमान खान, सलमान खान को है भैया जी ये प्रॉब्लम, बिल्कुल पेपर में सलमान नहीं आएगा, पढ़ लो, बिल्कुल सही कह रहे, चलेगा। अब ये कंसेप्ट हमेशा याद रखेगा, चलेगा। तो कोल्ड, ठंडे हवा के झोंके से, चबाने से, फेस वॉश से और एक्सेसिव टॉकिंग से अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो भी ये दर्द बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को कौन सी बीमारी कहते हैं? सुसाइड डिजीज कहा जाता है। ना वो किसी से बात कर सकता है, ना उबासी ले सकता है, ना चेहरा धो सकता है, ना खाने को ढंग से चबा सकता है। दिस इज नोन एज सुसाइडल डिजीज, चलेगा। तो राइट आंसर समझ में आ गया होगा। द राइट आंसर इज फिफ्थ, पांचवी क्रेनियल नर्व की वजह से होता है और अचानक दर्द पैदा हो जाता है, याद रखेगा। धीरे धीरे क्रोनिक दर्द नहीं होता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? सेम ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया का ही क्वेश्चन है। ए क्लाइंट विद ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, एक ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया का एक भाई साहब है जो क्या कहते हैं, जो नर्स बहन जी से पूछ रहे हैं, व्हाट कैन बी डन टू मिनिमाइज द एपिसोड ऑफ दर्द, कि दर्द का दौरा बार बार ना पड़े, बार बार दर्द ना हो, उसको रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एंड द नर्स रेस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट कैन ट्रिगर द पेन। कौन सी चीज है जो दर्द को ट्रिगर करेगी? अरे ट्रिगर करेगी यानी बढ़ाएगी, बढ़ाएगी, बुलाएगी, इनविटेशन देगी। बेटा जी जब भी कहीं ट्रिगर वर्ड लिखा आता है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इनविटेशन के बारे में पूछा जा रहा है। कौन इनवाइट करेगा? इनविटेशन दर्द को कौन देगा? ट्रिगर्स वो चीजें होती है जो बुलाती है। क्लियर है? तो कौन ट्रिगर्स होगा? चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइएगा। इन्फेक्शन और स्ट्रेस की वजह से दर्द आएगा, हाइपोग्लाइसीमिया या थकान की वजह से दर्द आएगा, चेहरे पे अगर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा और एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा तो दर्द आएगा, और बहुत ज्यादा आंखों में से पानी गिरने से और नोज में स्टफनेस होने से, नोज के क्लोज होने की वजह से आएगा। जवाब आने दीजिएगा, जवाब दीजिएगा बेटा जी, जवाब दीजिएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। बिल्कुल सही जा रहे भैया। द राइट आंसर इज सी। अगर चेहरे पे किसी भी प्रकार का प्रेशर पड़ेगा या एक्सट्रीम टेम्परेचर,
एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? अरे बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा। बहुत ज्यादा गर्म से परेशानी होगी, बहुत ज्यादा ठंडे से परेशानी होगी। ल्यूक वार्म काम में ले सकते हैं। अरे गुनगुना खाना खाना पड़ेगा, गुनगुनी चीजें काम में ले सकते हैं आप, ना तो कोल्ड काम में लेंगे ना ही हॉट आइटम्स काम में लेंगे। चलेगा बेटा जी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, बिल्कुल सही चले गए, बिल्कुल सही चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल। डू नॉट वॉश फेस विद फेस वॉश, जुगल कचोरी जी कह रहे हैं, पचोरी जी कह रहे हैं, कचोरी जी क्या। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है देखिएगा, द होम केयर नर्स इज इवेल्युएटिंग ए क्लाइंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। एक होम केयर नर्स है जो घर गई है पेशेंट के और उसकी अंडरस्टैंडिंग को इवेल्युएट कर रही है, पेशेंट की समझ को इवेल्युएट करनी है। किसके बारे में? कि ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करेगा पेशेंट, ये इवेल्युएट किया जा रहा है। विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट देयर इज नीड फॉर फर्दर टीचिंग। वही वापिस आ गया, फर्दर टीचिंग का मतलब कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया पेशेंट ने कि दोबारा उसके लिए लेक्चर देना पड़ेगा, दोबारा उसकी क्लास लेनी पड़ेगी। कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के लिए, एक्सप्लेन कीजिएगा। विच इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। चलेगा बिल्कुल। लोकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि किस भी नहीं करनी है, भूख लग गई है भाई के एनटीजीएनए को। ओके डियर, चलिएगा बहुत ही जल्दी, बस 10 मिनट की बात है, उसके बाद आप भूख भूख मिटाएं। और आज रात 9 बजे, बार बार कह रहा हूं, आज रात 9 बजे सेकंड स्टार लॉन्च होगा। जितनों को इनवाइट कर सकते हैं बोलिएगा, आज होगा महाघोषणा, आज जबरदस्त डिक्लेरेशन होने वाली है भाई, याद रखेगा। जिस प्रकार सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ संकल्प पत्र होते हैं, उनका कुछ घोषणा पत्र होता है, उसी प्रकार गुरु नरसिंह एकेडमी के 5 संकल्प है, 5 संकल्प है, 5 स्टार है, उनमें से एक संकल्प डिक्लेयर हो चुका है और दूसरा डिक्लेयर आज रात को 9 बजे होने वाला है। और भैया ये गुरु नरसिंह एकेडमी का है, पार्टियों की तरह नहीं किया जाएगा। हर चीज को जो वो चीज बोली जाएगी वो तो की ही जाएगी, पार्टियों की तरह का घोषणा पत्र नहीं है। चलेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट बोलेगा। पेशेंट क्या कह रहा है कि मैं खाने को कौन सी साइड से चबाऊंगा? गुड साइड से। गुड साइड का मतलब होता है नॉन अफेक्टेड साइड, जो प्रभावित नहीं है उस साइड से खाने को चबाऊंगा, ऐसा बोला जा रहा है। एन एनाल्जेसिक विल रिलीव माई पेन, कि एक एनाल्जेसिक दवाई लेने से मेरा दर्द दूर हो जाएगा, ये कह रहा है। आई शुड यूज वार्म माउथ वॉश, और वार्म का मतलब वही होता है ल्यूकवार्म, कि मैं ल्यूकवार्म माउथ वॉश काम में लूंगा ओरल हाइजीन के लिए, मुंह को धोने के लिए, कुला करने के लिए। एंड टेकिंग माई कार्बाजिपिन, मैं कार्बामाजिपिन ड्रग लूंगा और उसकी वजह से मेरा दर्द कंट्रोल में आ जाएगा। जवाब आने दीजिएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। चलिएगा भैया जी, चलिएगा, फटाफट बताइए, फटाफट बताइएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। बी होगा, पूनम कुलारी जी कह रहे हैं, परिसिता प्रसाद कह रहे हैं कि सी होगा, बी होगा, सी होगा। चलेगा, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, बिल्कुल सही कहा। द राइट आंसर इज बी, बी राइट आंसर होगा। कभी भी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का पेन एनाल्जेसिक से रिलीव नहीं होता। इस पेन को रिलीव करने के लिए कौन सी दवाई देनी पड़ती है बेटा जी? कार्बामाजिपिन देनी पड़ती है। एनाल्जेसिक से पेन रिलीव नहीं होता, बिल्कुल सही कहा। अगर ये फेस है किसी पेशेंट का, अगर ये किसी पेशेंट का फेस है भैया जी, इट इज ए फेस ऑफ ए पेशेंट, याद रखेगा। और इस साइड में ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है, लेफ्ट साइड, राइट साइड में ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है, तो च्यूइंग कौन सी साइड से करनी पड़ेगी? पेशेंट को लेफ्ट साइड से च्यूइंग करानी पड़ेगी, याद रखेगा। बिल्कुल सही है, गुड साइड से च्यूइंग करानी पड़ेगी। च्यूइंग के बाद पेशेंट को वार्म माउथ वॉश दिया है, आपने हॉट या कोल्ड माउथ वॉश नहीं दिया है, आपने माउथ वॉश कैसा दिया भैया जी? वार्म दिया, मैंने पहले ही कहा। अरे वार्म तो दे सकते हैं, आप एक्सट्रीम टेम्परेचर में नहीं जा सकते, ना तो गर्म, बहुत ज्यादा गर्म, ना बहुत ज्यादा ठंडा, हॉट या फिर कोल्ड में नहीं जाना है। आप वार्म यानी गुनगुना तो दे सकते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। चलेगा, बिल्कुल। आगे क्या कह रहा है भैया जी कि टेकिंग माई कार्बामाजिपिन, बिल्कुल, कार्बामाजिपिन इज द डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया में बहुत एबनॉर्मल करंट पैदा होते हैं, जिसकी वजह से बहुत दर्द होता है,
उसको सप्रेस करने के लिए, ट्राइजेमिनल नर्व के ओवर स्टिमुलेशन को रोकने के लिए एंटी सीजर ड्रग कार्बामाजिपिन दी जाती है एंड दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस होती है बेटा जी। ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। चलिएगा डियर, कोई तकलीफ नहीं है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ग्लिसरॉल इंजेक्शन भी लगाते हैं, चलिएगा उसको भी बता दूं, चलेगा बिल्कुल के सर फ्लोरेंस नाइटिंगेल बना दी, ऐसी नहीं है भैया जी। ट्रीटमेंट भी बता देते हैं आपको, ट्रीटमेंट भी बता देते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तो होगा अवॉइड किया जाए किसको, ट्रिगर्स को अवॉइड किया जाए बेटा जी। दूसरा ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, कार्बामाजिपिन होगी, कार्बामाजिपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अगला क्वेश्चन सुनिएगा आगे बेटा जी, सर्जरी भी की जाएगी, बिल्कुल सही का। और सर्जरी किस नाम से जानी जाएगी, एक सर्जरी तो होगी राइजोटोमी, एक सर्जरी तो होगी राइजोटोमी और दूसरी सर्जरी होगी माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन, दूसरी सर्जरी होगी माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन। माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन, जिस आर्टरी के नीचे ये कंप्रेस हो रही थी, जिस आर्टरी के नीचे दब रही थी, कौन सी थी वो, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी के नीचे नर्व कंप्रेस हो रही थी और उसकी वजह से लोचा हुआ था, तो उस आर्टरी को हटा दो, यानी ट्रांसफर आर्टरी, आर्टरी को वहां से रिमूव कर दो। आर्टरी को वहां से रिमूव करना कहलाता है माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन एंड दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, दिस इज सर्जरी ऑफ चॉइस। सर्जरी ऑफ चॉइस माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन होती है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन होता है। राइजोटोमी क्या होती है भैया जी, डीमाइलिनेशन करना। अगर किसी नर्व पे माइलिन शीथ है तो उसमें बहुत ज्यादा इंपल्स रैपिडली भागेंगे, अगर किसी पे माइलिन शीथ है तो इंपल्स बहुत रैपिडली मूव करेंगे। अगर आप राइजोटोमी कर देते हैं, राइजोटोमी करते हैं तो बेटा जी याद रखना क्या होगा, राइजोटोमी के करने से माइलिन शीथ खत्म हो जाएगी और माइलिन शीथ नहीं होगी तो इंपल्स बहुत धीरे धीरे जाएगा, ज्यादा इंपल्स जनरेट नहीं होंगे, दर्द नहीं होगा। राइजोटोमी की जाती है। राइजोटोमी भैया जी दो टाइप की होगी, राइजोटोमी दो टाइप की होगी। एक राइजोटोमी तो होगी ग्लिसरॉल राइजोटोमी, एक राइजोटोमी तो होगी बेटा जी ग्लिसरॉलटोमी और एक होगी जो गामा नाइफ से की जाएगी, एक होगी जो गामा नाइफ से रेडिएशन डाल के की जाएगी। जी हाँ, एक गामा नाइफ की मदद से विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन से की जाएगी और एक ग्लिसरॉल का इंजेक्शन लगा के की जाएगी। बेटा जी इन दोनों में से ज्यादा अच्छी कौन सी होती है, ये होती है। ज्यादा अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं, सबसे अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं, लेकिन लीस्ट साइड इफेक्ट वाली, सबसे कम कॉम्प्लिकेशन वाली, लीस्ट साइड इफेक्ट वाली पूछे ऐसी जिससे रिजल्ट भी निकल रहा है लेकिन कॉम्प्लिकेशन सबसे कम आते हैं, तो वो ग्लिसरॉल राइजोटोमी होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी सर्जरी जिससे काम भी हो जाता है, साइड इफेक्ट बहुत कम आते हैं, वो कौन सी होती है बेटा जी, वो ग्लिसरॉल राइजोटोमी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्लिसरॉल राइजोटोमी होती है। माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन इज द सर्जरी ऑफ चॉइस, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जी। चलेगा, होप सो यहां तक का मामला आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के साथ। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है, लास्ट क्वेश्चन है भैया जी। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन कहते हैं बिल्कुल गामा नाइफ डेंजरस है, मोर साइड इफेक्ट है, सबसे कम साइड इफेक्ट है ग्लिसरॉल वाली। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिट ए क्लाइंट फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट। भैया जी पहले सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद पोस्ट एनेस्थीसिया पीएसयू में आ गया, अब वहां से वार्ड में एडमिट किया जा रहा है। सॉरी, the nurse is preparing to admit a client from the post operative care unit who has had microvascular decompression surgery। कौन सी सर्जरी हुई है उसकी भैया जी बोलिएगा, उसकी माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन सर्जरी हुई है ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। which equipment should the nurse ask the unlicensed assistive personnel to make sure is at the bedside when the client arrives। कि इस पेशेंट के पास, इस पेशेंट सर्जरी करा के आया है, सर्जरी करा के आया है, माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन सर्जरी में क्या किया जाता भैया जी, एक डायग्राम आपके सामने होगा, आप जवाब दे पाएंगे, डायग्राम को देख लेंगे तो, डायग्राम को देख लेंगे तो आप सारे जवाब दे पाएंगे भैया जी। चलिए देखते हैं, वो डायग्राम अवेलेबल है नहीं है भैया जी, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। आपके सामने आपने कहा था कि सर सोनिया गांधी बना दी, ये बना दी, वो बना दी, और यहां से आपके सामने ट्राइजेमिनल नर्व से 3 फाइबर निकाले गए थे, 1 2 और 3, और यहां पे किसने कंप्रेस किया था, यहां पे आर्टरी ने कंप्रेस किया था।
तो जब आप माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन सर्जरी करेंगे, माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन सर्जरी करेंगे तो किसको हटाएंगे? आर्टरी को हटाएंगे। इसका मतलब क्रेनियल कैविटी में सर्जरी करनी पड़ेगी, आपको क्रेनियोटोमी करनी पड़ती है। माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन का मतलब क्या होता है? माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन का मतलब होता है क्रेनियोटोमी करना भैया जी, क्रेनियोटोमी करना, खोपड़ी को खोलना, इस आर्टरी को साइड में हटाना और फिर वापस बंद कर देना। क्रेनियोटोमी सर्जरी की जाती है, खोपड़ी की सर्जरी की जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पेशेंट की माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन सर्जरी हुई है, इसका मतलब क्रेनियोटोमी हुई है। अब आपको उसके बेड साइड पे क्या इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए? ऑप्शंस आ गए 4 आपके सामने। बेड लाइट पे फ्लैश लाइट होनी चाहिए और पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, कार्डियक मॉनिटर और सक्शन इक्विपमेंट्स होना चाहिए, साइड रेल्स पेडेड होनी चाहिए, सक्शन इक्विपमेंट्स होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कप होना चाहिए, कार्डियक मॉनिटर होना चाहिए। फटाफट बताइएगा, ब्रेन की सर्जरी हुई है तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल टेफ्लॉन का गोज पीस डाल देते दोनों के बीच में ताकि वो कंप्रेस ना हो। सही कह रहे भैया। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, फटाफट जवाब दीजिएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ब्रेन की सर्जरी हुई है भैया, ब्रेन की सर्जरी हुई है, ब्रेन सर्जरी। ब्रेन सर्जरी का मतलब कौन सा चेक करोगे? कौन सा स्टेटस? न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया जाएगा। और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में क्या होता है? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, ये तो नॉर्मल वाइटल साइन है। इसके अलावा छठा वाइटल साइन कौन सा होता है इस केस में? प्यूपिल का एग्जामिनेशन छठा वाइटल साइन होता है। इन द केस ऑफ नर्वस सिस्टम, प्यूपिल इज द सिक्स्थ वाइटल साइन। तो प्यूपिल का एग्जामिनेशन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सर प्यूपिल का एग्जामिनेशन करने के लिए तो फ्लैश लाइट की जरूरत पड़ेगी। द राइट आंसर इज ए, राइट आंसर ए होगा भैया जी, ए राइट आंसर होगा। चलेगा, हमेशा याद रखेगा, राइट आंसर ए होगा। सी नहीं होगा, बी नहीं होगा। राज बिल्कुल सही कह रहे हैं, ए होगा बिल्कुल। ब्रेन की, भगेश कुमार जी सही कह रहे हैं, ब्रेन सर्जरी हुई है भैया जी, माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन ब्रेन सर्जरी हुई है। ब्रेन सर्जरी में न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट यानी प्यूपिल एग्जामिनेशन करेंगे, और प्यूपिल एग्जामिनेशन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? फ्लैश लाइट की जरूरत पड़ेगी। चलेगा बेटा जी, जबरदस्त तरीके से। ममता यादव जी बिल्कुल बेटा जी, आपको सल्यूट है, आपका बिल्कुल राइट आंसर ए आ रहा है। गणेश खींची जी भी ये कह रहे हैं, क्या बात है भैया, फ्लैश लाइट रखा जाएगा। ओके डियर, आज के इस सेशन के लिए इतना ही। मुलाकात होगी रात को 9 बजे एक जबरदस्त सेशन के साथ में। जाइएगा, फटाफट नाश्ता पानी कीजिएगा, थोड़ा फ्रेशअप हो जाइएगा, और फिर मुलाकात करेगी गुरु नरसिंह अकेडमी आपसे रात को 9 बजे। तब तक नमस्कार।